हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आई होप अभी सबका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। एंड जैसे कि हमने हमारे जो स्टार्टिंग के सेशंस थे उसमें एक चीज़ डिस्कस की थी कि इस साल जो विराज एकेडमी का जो काउंसलिंग सेशन होगा उसमें हम लोग स्टूडेंट्स को जस्ट चॉइस फिलिंग के बारे में गाइडेंस नहीं देंगे। तो उनको जो चॉइसेस है उनका क्या इंपॉर्टेंस है, जो ब्रांचेस है उसमें क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, और पर्टिकुलर स्टूडेंट के लिए क्या बेटर ब्रांच हो सकता है उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसके टैलेंट के हिसाब से। और जैसे हमने डिस्कस किया था कि हम एक सीरीज लाएंगे नो योर ब्रांच, और जहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे ऑल ओवर जो भी ब्रांचेस है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनके बारे में एक प्रॉपर आइडिया स्टूडेंट्स को दिया जाए। और कहीं ना कहीं हमारे मन में ये भी था कि ये जो आइडिया है वो लोग दे जिन्होंने अभी रिसेंटली इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और अभी वो जस्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को जब उन्होंने उस प्रोसेस को क्रॉस करके वो अभी जॉब में है, ठीक है। जैसे कि हमारे विराज एलुमनाई स्टूडेंट्स हैं जिनके थ्रू हम चाहते हैं कि बच्चों को एक आइडिया मिले कि 4 साल कैसे उनका कॉलेज में होने वाला है, और जो ब्रांच में वो जा रहे हैं उस ब्रांच में क्या उनके लिए सब्जेक्ट्स होंगे, क्या चैलेंजेस होंगे। तो इस नो योर ब्रांच सीरीज का आज फर्स्ट सेशन है। एंड इस सेशन में जैसे कि हम देख पा रहे हैं एम साइडेड ब्रांचेस के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, चाहे मैकेनिकल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, मटेरियल्स एंड मेटलर्जी। तो इन सारी इंजीनियरिंग ब्रांचेस के बारे में आज हमें गाइड करने के लिए हमारा विराज का ही एलुमनाई स्टूडेंट 2020 बैच का अनीश फाटक, जिसने COEP पुणे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। अनीश का खुद का CET में 99.7 परसेंटाइल था। एंड जस्ट उसका वो एक अवेयरनेस था उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में, जिसके कारण उसने, जबकि उसको मल्टीपल टॉप इंस्टीट्यूट्स में CSE भी मिल रहा था, उसके बाद भी उसने मैकेनिकल चूज़ किया। एंड 4 साल उसका जो मैकेनिकल में रहा उसने बहुत अच्छी अच्छी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी ली। कॉलेज के जो मैकेनिकल के ग्रुप्स थे उसमें वो काफ़ी एक्टिव था। एंड उसका अभी करंटली वो कैटरपिलर में वर्क कर रहा है, ठीक है। कैटरपिलर में एज अ एसोसिएट इंजीनियर अनीश वर्क कर रहा है, ठीक है। जो कि कैटरपिलर एक मैकेनिकल के लिए बहुत टॉप नॉच कंपनी मानी जाती है। तो इस सेशन में आज अनीश हमें गाइड करेगा, ठीक है। और मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनके ही सेम पाथ से जिस स्टूडेंट ने अपनी जर्नी फॉलो की है, उसी टाइप का कोई स्टूडेंट आके उनको गाइड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और आजकल इन पर्टिकुलर ब्रांचेस में आइडिया होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको जस्ट ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करना, आपको अपने इंटरेस्ट को फॉलो करना है। तो उसके लिए हमें ये सब इन्फॉर्मेशन सही से मिलना बहुत ज़रूरी है। तो आई होप ये सेशन सबके लिए एक अच्छा इम्पैक्टफुल सेशन हो, इन्फॉर्मेटिव सेशन हो, जहाँ से आप अपने जो भी डिसीजंस बनाओगे एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन बनाओगे। तो मैं अभी इस सेशन में सेशन को हैंड ओवर करना चाहूँगा अनीश को। तो सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि सेशन को सीरियसली सुना जाए, और एंड में हमने क्वेश्चन आंसर का सेशन भी रखा है जहाँ पे आप अपनी जो भी क्वेरीज है, जो भी आपको डाउट्स है, अनीश के साथ आप डिस्कस करते हो। तो ऑल द बेस्ट एवरीवन। Thank you, Vikas sir. So, hello everyone. I'm Anish Patak. So, I'll just give my brief introduction. तो मैंने मेरा 10th तक का स्कूलिंग वसंत विहार हाई स्कूल से किया था। उसके बाद फिर मैंने 11th-12th का कोचिंग विकास सर के अंडर विराज में किया था। उसके बाद फिर मेरा प्लेसमेंट COEP में हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैं 2024 बैच का पास आउट हूँ। एंड फिर कैंपस प्लेसमेंट में मुझे कैटरपिलर में प्लेसमेंट मिल गया, जॉब मिल गया। सो मेरा प्लेसमेंट 22 जुलाई 2020, मतलब सॉरी, मेरा जॉब चालू 22 जुलाई 2024 में हुआ। सो बेसिकली एक वीक में मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा वहाँ पे। सो या ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। सो अभी आगे देखते हैं। सो आज क्या क्या देखेंगे हम। सो बेसिकली आज ब्रांच इनसाइट्स मिलेंगे आपको। सो उसमें बेसिकली बहुत बार होता है ऐसे कि मुझे कोई स्पेसिफ़िक चीज़ पसंद है, कोई स्पेसिफ़िक ब्रांच पसंद है, बट हमें एग्जैक्टली आइडिया नहीं होता उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और क्या क्या चीज़ें होती है, एग्जैक्टली क्या क्या कवर होता है उस ब्रांच में। सो आज ब्रांच इनसाइट्स में थोड़ा सा ये हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर कौन से कॉलेजेस ये स्ट्रीम्स ऑफ़र करते हैं वो भी देख लेंगे, क्योंकि सर हर तरह का कॉलेज ये स्ट्रीम्स नेसेसरीली मिलेंगी ऐसी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। फिर इंडस्ट्री रिलेवेंस एंड करियर स्कोप, हाँ एग्जैक्टली अभी क्या चल रहा है इंडस्ट्री में, ये कोर्स कहाँ और कैसे यूज़ होगा, एंड उसका फिर करियर स्कोप क्या है कि आगे इसमें और क्या क्या कर सकते हैं हम, वो भी जान लेंगे। चैलेंजेस चैलेंजेस हर स्ट्रीम में होती है, तो वो भी जानना ज़रूरी है कि हाँ ये डिफ़िकल्ट है, ये डिफ़िकल्टी आ सकती है, ये डिफ़िकल्टी है करके, तो भी एक चैलेंजेस भी देख लेंगे।
एंड फाइनली कौन किसको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, क्योंकि फाइनली कुछ लोग होते हैं ऐसे कि जिनका एग्जैक्टली डिसाइडेड नहीं होता कि हमें ये स्ट्रीम करनी है या दूसरी स्ट्रीम करनी है, एंड उनको एक आइडिया नहीं होता कि हमें एग्जैक्टली किस डायरेक्शन में जाना चाहिए इसके आगे। तो उनको एक काइंड ऑफ इसमें से जो भी कुछ चीज़ें हम दिखाएंगे आगे देखेंगे उससे में भी एक आइडिया आ जाए कि फिर किसको ये स्ट्रीम लेनी चाहिए, कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम। सो अभी आगे देखते हैं। सो हाँ, तो जो हमने एम साइड ब्रांचेस डिस्कस की थी वो इन कॉलेजेस में मिलती है। इसके अलावा और भी थोड़े बहुत कॉलेजेस हैं। सो SCOEP हो गया, VJT हो गया, ICT हो गया, MIT WPU, PCCOE, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी है बहुत सारी। फिर पुणे में भी थोड़े बहुत एक दो और कॉलेज जो काफ़ी अच्छे हैं। तो जो हमारी एम साइड ब्रांचेस है, मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग, मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंस, वो सब इन कॉलेज में है। कुछ कॉलेज है जो ये सारे कोर्सेज ऑफ़र नहीं करते, जैसे ICT में खाली मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेस अवेलेबल है, ठीक है। जैसे फिर PICT वगैरह में मेनली CS साइड अवेलेबल है। सो वो थोड़ा कॉलेज भी देख लीजिए किस कॉलेज में क्या है, क्योंकि कुछ लोग डायरेक्टली बोलते हैं ये लिस्ट रही टॉप कॉलेज की, उस हिसाब से डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें बेसिकली मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या है। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रॉड इसमें देखे जाए तो डिज़ाइन ऑफ एनी मैकेनिकल सिस्टम है जिसके अंडर तुम्हारी बेसिक शाफ्ट्स, गियर्स, बोल्ट्स ये हो गए, थर्मल सिस्टम्स के डिज़ाइन है। सो ये सब क्या है एग्जैक्टली ये मैंने एकदम शॉर्ट में कहा अभी, तो वो हम आगे सब्जेक्ट्स एंड की कंसेप्ट्स में देखेंगे। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है वो सब्जेक्ट के साइड बाय साइड बता दूंगा, तो देख लेंगे। तो डिज़ाइन ऑफ सिस्टम, सो डिज़ाइन ऑफ सिस्टम मतलब डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम। वो बेसिकली मैकेनिकल लेवल के कंपोनेंट्स हो सकते हैं, शाफ्ट्स हो गए, गियर्स हो गए, बोल्ट्स हो गए, और भी चीज़ें होती है। सो ये एकदम जो इंजीनियरिंग लेवल में जो हम कॉलेज में सीखेंगे डिज़ाइन, उसमें मेजरली होता है डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम में हम उसका थोड़ा एडवांस लेवल तक जाते हैं। उसमें बेसिक लेवल पे हमें स्टार्टिंग में बोल्ट्स वगैरह, शाफ्ट्स हो गए, सिंपल लोड बेयरिंग कैसा होता है स्ट्रक्चर्स पे, उसका स्ट्रेस कितना आएगा, क्या आएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ऐसी चीज़ें थोड़ी बहुत डिज़ाइन में पढ़ाई जाती है। एंड फिर वो आगे डेवलप की जाती है फिर इनटू गियर्स, अलग अलग टाइप के मतलब और बेटर शाफ्ट्स वगैरह, ठीक है। उसके बाद फिर रोटेटिंग सिस्टम्स होती है, वाइब्रेशन एनालिसिस होती है। सो बेसिकली कोई भी आप मैकेनिकल सिस्टम मतलब मशीन बनाने जाओगे तो उसमें आपको जो भी कुछ चीज़ें लगती है तो वो आप इस डिज़ाइन इस सब्जेक्ट में ऑन अ ब्रॉडर लेवल सीखोगे, ठीक है। तो उसमें वो सब चीज़ें कवर होती है। उसके बाद फिर थर्मल में आया हीट ट्रांसफ़र एंड थर्मल सिस्टम डिज़ाइन। सो बेसिकली थर्मल में आप हीट ट्रांसफ़र सीखोगे एंड फिर जो थर्मल सिस्टम्स है जैसे कि रेडिएटर्स हो गए, हीट एक्सचेंजर्स हो गए, ये सब चीज़ें आप उसका डिज़ाइन भी सीखोगे, ठीक है। उनमें मेजरली इसमें जो डिज़ाइन वाला पार्ट आता है इट्स जस्ट ऑन द थर्मल साइड, दैट इज़ द हीट ट्रांसफ़र साइड, ठीक है। जो हम मैकेनिकल डिज़ाइन बोलते हैं वो इसमें कवर होता है, ठीक है। थर्मल में आप और भी देखोगे तो उसमें आपका जो स्टीम टर्बाइंस हो गए, गैस टर्बाइन मतलब पावर जनरेशन साइड, वो भी थर्मल में कवर होती है, ठीक है। आपके जो अलग अलग टाइप के लाइक स्टीम इंजन्स वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं तो वो इसमें आ जाती है। इसके बाद फिर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड सिस्टम्स। सो फ्लूइड मैकेनिक्स मतलब हम जो फ्लूइड डायनामिक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड बाकी सब चीज़ें, तो वो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंडर आती है। तो उसका भी आपको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा। हमने 11th-12th में बहुत बेसिक इक्वेशंस देखे थे तो उसके ऊपर डेवलप होगा। तो बेसिकली जो एरोडायनेमिक्स वगैरह फिर कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स हो गया, वो साइड पे जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी मेन है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स एंड फ्लूइड सिस्टम्स में हम उसका एप्लीकेशन देखते हैं। सो बेसिकली फ्लूइड सिस्टम में हम पंप्स वगैरह हो गए, पंपिंग सिस्टम्स हो गए, हाइड्रोलिक न्यूमेटिक सिस्टम्स हो गए, वो सब हम इसमें पढ़ते हैं। वेल फ्लूइड मैकेनिक्स में मेन फ्लूइड का फ्लो, उसके प्रॉपर्टीज़, उसका फ्लो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, वो कैसे बिहेव करेगा, वो सब। सो बेसिकली फ्लूइड मैकेनिक्स एक फ्लूइड लेवल पे है कि नेचर वाइज कैसा होगा, फिज़िक्स में कैसा उसका एक्सप्लेनेशन है, एंड फिर उसका एप्लीकेशन कि हमने हाँ ये फ्लूइड की ये प्रॉपर्टी, तो अभी इसको यूज़ करके इसका एप्लीकेशन कैसे करें, ठीक है। कि अभी समझो बेसिक लेवल पे देखें तो फ्लूइड जनरली इनकम्प्रेसिबल पकड़ी जाती है, तो फिर उसका एप्लीकेशन हम फ्लूइड सिस्टम्स में करते हैं, जो हम हमारे हाइड्रोलिक जैक्स वगैरह होते हैं तो वैसे टाइप, तो उसका एप्लीकेशन हम फ्लूइड सिस्टम्स में देखते हैं, ठीक है। सो उसके अंदर हाइड्रोलिक्स, न्यूमेटिक्स, बाकी और भी चीज़ें आती है, तो ये हो गया। एंड इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स के अंडर भी आप देखेंगे तो इसमें आपको मेन जो हमने 11th-12th में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा उसके ऊपर ही और थोड़ी साइकिल्स एंड और थोड़ा एडवांस टीचिंग होता है। सो ये थोड़ा अलग से लिखा इसलिए गया क्योंकि कुछ लोगों को रिसर्च साइड में भी या फिर उसमें आगे जाके और करना होता है,
पढ़ाई, तो उसके लिए ये भी एक सब्जेक्ट है। तो बेसिकली इसमें आप डिज़ाइनिंग करोगे मैकेनिकल सिस्टम्स का, इसमें आप डिज़ाइनिंग थर्मल सिस्टम्स का एंड बाकी उससे रिलेटेड चीज़ें कैलकुलेशन करेंगे आप। मैकेनिकल फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सिस्टम में फ्लूइड से रिलेटेड सारी चीज़ें हो जाएगी। एंड थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा फिजिक्स ओरिएंटेड ज़्यादा स्टडी होगा उसका। सो ये तो मैंने एकदम हाई लेवल ओवरव्यू दिया इन सब्जेक्ट्स का। इसके अलावा आपको एक और सब्जेक्ट है ऑटोमोटिव, जो कुछ कॉलेजेस में एक बेसिक लेवल पे पढ़ाया जाता है। जैसे COEP में हम लोग को एक कोर्स था कंबशन का, जिसमें हमको इंटरनल कंबशन इंजन एंड बाकी कंबशन प्रोसेसेस एंड बाकी ऑटोमोटिव सिस्टम्स के बारे में थोड़ा इन डेप्थ बताया गया, बट ये हर कॉलेज में कोर्स नहीं होता है। बट हाँ, ये जो पहले के 4 कोर्सेस है, इनके अलग अलग सब टॉपिक्स इन वाले सब पार्ट्स आपको अलग अलग ईयर्स में आएंगे। सो बेसिकली डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स का तो उसके और पहले से कोर्सेस होते हैं जो डेवलप करते करते आपको फाइनल कोर्स आएगा। ठीक है, सेम विथ थर्मल में स्टार्टिंग में बेसिक लेवल का होता है, फिर उसको डेवलप करते जाते हैं। सो ये मैंने एकदम हाई लेवल में बताया कि ये आपको सब्जेक्ट्स होंगे। इसके अलावा आपको मैकेनिकल वालों को मैन्युफैक्चरिंग के भी कुछ कोर्सेस होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं। इवन मेटलर्जी ब्रांच के भी कोर्सेज करने पड़ते हैं आपको। तो मैन्युफैक्चरिंग ब्रांच से जनरली आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वगैरह पढ़ाए जाते हैं। कुछ ऑप्शनल कोर्स में आप उसके ऊपर और भी एडवांस चीज़ें पढ़ सकते हो जो लेटर ईयर्स में होते हैं। फिर मेटलर्जी साइड से भी कुछ कोर्सेज जिसमें आपको मटेरियल साइंसेस पढ़ाया जाते हैं, थोड़े बहुत मटेरियल प्रॉपर्टीज़ बेसिक लेवल पे आपको उसका अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है। एंड कुछ ऑप्शनल कोर्सेज जो आगे आते हैं उसमें आप CFD FEA वगैरह लाइक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफ़र, फिर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस। उसके बाद फिर जैसे मैंने कहा मैन्युफैक्चरिंग पे कुछ एडवांस कोर्सेज होते हैं जैसे कि ऑपरेशंस रिसर्च या फिर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज़। सेम फॉर मेटलर्जी साइड, उस साइड से भी कुछ कोर्सेज होते हैं आगे वाले, तो वो भी आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करने मिलती है। बट कोर देखने जाए तो 1, 2, 3 एंड 4 ये मेन हर जगह कवर होती ही है। ठीक है, उसके बाद फिर हाँ, तो इसके एप्लीकेशन वाइज जो मैंने हर एक जगह एग्जांपल दिया वो उसका हम एप्लीकेशन कंसिडर कर सकते हैं। आपको कोई मशीन लेवल डिज़ाइनिंग में जाना है कि नहीं, मुझे ये मशीन बनानी है, मुझे मशीन्स क्रिएट करने में इंटरेस्ट, तो आप डिज़ाइन इज़ द सब्जेक्ट फॉर यू। और नहीं, मुझे थर्मल सिस्टम्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ओके मुझे पावर प्लांट साइड में कैसा होता है वो जानना ज़्यादा है, या फिर मुझे टर्बाइंस में इंटरेस्ट है, तो उसका अच्छा खासा डिज़ाइनिंग एंड थियोरी इसमें पढ़ाया जाता है। सो ऐसे हर एक इसके लिए आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो जो उसका एप्लीकेशन है वो आप समझ सकते हो कि अभी मैंने कहा फ्लूइड सिस्टम्स तो हम न्यूमेटिक्स एंड हाइड्रोलिक्स, तो वो अलग अलग जगह एप्लीकेशन होते हैं। जैसे फैक्ट्री में हम न्यूमेटिक एंड हाइड्रोलिक सिस्टम्स यूज़ करते हैं, वहाँ हो गया। फिर हम हमारे बिल्डिंग्स में पम्प्स होते हैं सिंपल जो पानी चढ़ाने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो सब उसके अलग अलग एप्लीकेशंस हो गए। तो आपको किस इसमें जाना है वो इस सब्जेक्ट से जान सकते हो अगर आपको फर्दर इसमें इंटरेस्ट है पढ़ाई करने में। तो अभी अगला रहा मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग को पहले प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी कहा करते थे, बट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग कुछ कॉलेज में उसका नाम चेंज किया क्योंकि उसमें करिकुलम में थोड़े चेंजेस किए। तो हाँ, तो उसका फोकस जनरली प्रोडक्शन सिस्टम्स, ऑटोमेशन, कैड कैम पे होता है। कैड कैम मतलब कैड हमें मेजरली मैकेनिकल में होता है एंड मैन्युफैक्चरिंग मेजरली कैम पे फोकस होता है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। हम मैकेनिकल में कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग सीखते हैं। ठीक है, फिर कोर सब्जेक्ट्स हम नेक्स्ट फील्ड में देखेंगे एंड फिर वो वेरिड फिट्स इन द इंडस्ट्री भी साइड बाय साइड उसके साथ एक्सप्लेन होगा। सो हाँ, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स को भी कुछ हद तक डिज़ाइन सिखाया जाता है। इट्स नॉट एज इन डेप्थ एज मैकेनिकल, बट हाँ उनको भी अच्छा खासा डिज़ाइन पढ़ाया जाता है। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम्स। सो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए क्या क्या अलग टाइप के प्रोसेस होते हैं, जैसे फोर्जिंग, फिर जॉइनिंग प्रोसेस में वेल्डिंग हो गया, फोर्जिंग हो गया, कास्टिंग हो गया, फिर मैंने शीट मेटल वर्किंग हो गया, जॉइनिंग प्रोसेस में ब्रेजिंग हो गया, वेल्डिंग हो गया। ऐसे अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं, तो वो पढ़ाए जाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की अलग अलग मशीन्स जो होते हैं जो मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज़ की जाती है, उसका स्टडी। प्रोडक्शन प्रोसेस के अंडर मेजरली किसी भी फैक्ट्री को या फिर किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए जो अलग अलग ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होते हैं कि तुम्हारा 10 सेट ऑफ ऑपरेशन है उसको कैसे सबसे ऑप्टिमाइज़ किया जाए, मिनिमल रिसोर्सेज कैसे यूज़ किया जाए, मिनिमल डाउन टाइम कैसे रखा जाए, तो वैसे आपको प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। एंड फाइनली आप जो बना रहे हो वो किसी एक क्वालिटी स्टैंडर्ड से एडहियर करता है कि नहीं, वो इसके लिए क्वालिटी कंट्रोल होता है। तो ये ब्रॉड लेवल पे मैंने सब्जेक्ट्स बताई है। ठीक है, मेन मैन्युफैक्चरिंग में आपको 2, 3 एंड 4 कवर की जाएगी। 1 एक सर्टन लेवल तक डिज़ाइन पढ़ाया जाता है, ठीक है, बट आपका मेन फोकस 2, 3 एंड 4 पे होगा, जिसमें से एक और चीज़ जो है जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट जिसे कहते हैं,
जो मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में मेजर न्यूली इंट्रोड्यूस पार्ट है वो, या फिर उसमें ज़्यादा फोकस देना चालू किया है उन्होंने। पहले प्रोडक्शन सिस्टम्स में आपको प्रोडक्शन प्रोसेसेस एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्वालिटी कंट्रोल, इस पे ही मेजरली फोकस था। बट अभी उन्होंने ऑपरेशंस मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस दिए। ठीक है, सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एंड सिस्टम्स तो मैंने बता दिया। प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको सप्लाई चेन एंड बाकी थोड़ी और भी चीज़ें हैं जो होती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब जो लाइक नॉट एसोसिएटेड विद द एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग, बट उसके आगे पीछे की जो सपोर्ट प्रोसेसेस होती है रादर लाइक अदर देन कि हाँ प्रोडक्ट है उसको फोर्जिंग करके बनाना है, उस स्पेसिफिक प्रोसेस के अलावा भी जो होती है सपोर्ट प्रोसेस, वो ऑपरेशंस प्रोडक्शन प्रोसेस में कवर की जाती है। ये क्वालिटी कंट्रोल में वही होता है कि हम क्वालिटी कैसे कंट्रोल करें, उसके लिए अलग अलग टेक्निक्स होती है, फिर उसका स्टडी होता है, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं, वो सब आता है। ऑपरेशंस मैनेजमेंट में इस मोर ऑन द इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट साइड, फैक्ट्री में कैसे चीज़ें रखी जाती है, कैसे मैनेज की जाती है, वेयर हाउस वगैरह बाकी सब, तो वो सब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में कवर की जाती है। तो ये फिर से मैंने एक ब्रॉड लेवल ओवरव्यू दिया है। इसके आपको सब टॉपिक्स अलग अलग सब पार्ट सबको अलग अलग ईयर्स में पढ़ाए जाएंगे एंड फिर वो डेवलप करते जाते हैं हर किसी भी टॉपिक को। तो हाँ, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट कुछ हद तक आपको पढ़ाया जाता है, हर जगह हर पूरी तरह से इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट नहीं होता, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों पे फोकस होता है। तो हाँ, ये रहा, दिस इज ऑल अबाउट मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग। सो इसका मेन लाइक वेयर इट लाइज इन द इंडस्ट्री, सो मेन वही है कि आपको कोई भी चीज़ बनानी है तो आपको ये सब मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है। सो फैक्ट्री एनवायरनमेंट में जो मेजरली लोग काम करते हैं, ठीक है, दे आर द मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर्स, जो एक्चुअली डे टू डे देखते हैं कितना प्रोडक्शन चल रहा है, एनी इश्यूज़, फिर इश्यूज़ को कैसे मिटिगेट करते हैं, या फिर जो आया है ड्राइंग वगैरह जो मैकेनिकल इंजीनियर्स भेजते, डिज़ाइनर्स भेजते, तो उसको कैसे इम्प्लीमेंट करें प्रोडक्ट बनाने के लिए, ये सब इनको देखा जाता है। सो इन शॉर्ट बताए तो मैकेनिकल इंजीनियर्स विल डिज़ाइन समथिंग, मैन्युफैक्चर इंजीनियर्स विल एक्चुअली क्रिएट द प्रोडक्ट। ओके, सो उसके बाद फिर हाँ, इंट्रोडक्शंस टू मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेस। सो बेसिकली मेटलर्जी इज बेसिकली द मेटलर्जी ब्रांच एज अ होल, बेसिकली एक्सट्रैक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल्स है, मेटल्स एंड अदर मटेरियल्स एज वेल। तो ये ब्रॉड लेवल में हो, बट अभी जनरली मेटलर्जी के साथ मटेरियल साइंस भी थोड़े बहुत पढ़ाए जाते हैं, जिसमें अभी जो नए टाइप के मटेरियल्स है, हमारे पॉलीमर्स हो गए, कॉम्पोजिट्स हो गए, उसको कवर किया जाता है अलॉन्ग विद सम रिसर्च पार्ट एज वेल। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्री, सो मटेरियल्स तो हर जगह चाहिए ही चाहिए। एज अ मैकेनिकल इंजीनियर जब मैं कुछ डिज़ाइन करने जाऊँ, सो मुझे पता होना चाहिए कौन से टाइप के मटेरियल्स अवेलेबल है मार्केट में, कौन से नए मटेरियल्स पे रिसर्च चल रहा है। लेटस से मेरे पास ऑलरेडी कोई चीज़ से बना हुआ, लेटस से मैं गाड़ी का चैसी बना रहा हूँ जो स्टील से बना हुआ है, बट मुझे उसको हल्का करना है, एट द सेम टाइम वो उतनी स्ट्रेंथ की रहनी चाहिए। सो मेटलर्जी वाले जो इस फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो रिसर्चर्स वगैरह है, जो इंजीनियर्स है, वो उस चीज़ पे काम करेंगे टू डेवलप बेटर मटेरियल्स, टू डेवलप बेटर प्रोसेस, जिससे मटेरियल की क्वालिटी और बेटर रहे। ठीक है, तो वो डिज़ाइन करने में हमें ज़्यादा आसान होता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग में जैसे मैंने कहा अलग अलग प्रोसेस होते हैं कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, बट कुछ टाइप के मटेरियल्स होते हैं जो किसी प्रोसेस में से बनाना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, बट एट द सेम टाइम वो प्रोसेस कॉस्ट इफेक्टिव होती है। सो फिर मेटलर्जी वाले उस प्रोडक्ट में अलग टाइप के एडिटिव्स वगैरह का प्रेफरेंस देते हैं, फिर कुछ और चीज़ें उसमें फिर अलग टाइप के मटेरियल ढूंढते हैं, जिससे फिर वो प्रोसेस आसान बन जाए। ठीक है, सो ये उसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर भी है, एंड उसका हर फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंस है। एरोस्पेस हो गया, ऑटोमोटिव हो गया, डिफेंस हो गया। एरोस्पेस में मटेरियल साइंस को बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि स्पेस में हम भेजते हैं चीज़ें, इतने अलग अलग टेम्परेचर्स, अलग अलग कंडीशंस को उस मटेरियल को बेयर करना पड़ता है। सो मटेरियल साइंस का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पे। एंड उसके बाद लीडिंग मटेरियल साइंस का यूज़ ऑटोमोटिव में होता है, क्योंकि हमको गाड़ियाँ हल्की बनानी होती है, सेफ़ बनानी होती है, एट द सेम टाइम ज़्यादा महंगी भी बनानी नहीं होती। तो ये उसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर, एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंस इन इंडस्ट्रीज़ मैंने कवर किया। मटेरियल साइंसेस का जो पार्ट है, जिसमें हम नए एंड अपकमिंग मटेरियल्स है, जैसे पॉलीमर्स में तो प्लास्टिक्स वगैरह हो गए, या फिर अलग अलग टाइप के क्लॉथ्स वगैरह हो गए, या फिर कॉम्पोजिट मटेरियल्स हो गए जो लाइट वेट होते हैं, बट एट द सेम टाइम काफ़ी स्ट्रेंथ भी होती है उनमें, तो उस सब का रिसर्च आता है। सो बेसिकली मेटलर्जी, कोर मेटलर्जी देखें तो मेटल का ओर एक्सट्रैक्शन एंड उसका प्रोसेसिंग कैसे होता है, क्या होता है, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स भी देख लेंगे तो उसमें से और आइडिया आएगा। तो थोड़े सब्जेक्ट्स देख लेते हैं। उसमें हाँ, तो बेसिक फिजिक, मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स एंड फिजिकल मेटलर्जी एंड मेटल वर्किंग, ये 3 बेसिक कोर सब्जेक्ट्स थे। एंड इवन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, जो मेटलर्जी में मेनली आते थे।
ये सिरेमिक्स, प्लास्टिक्स, पॉलीमर, कॉम्पोजिट, ये सब मटेरियल साइंस के एडिशन है। तो इसमें वही है कि अभी प्रॉपर्टीज़ एंड स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल, हर मटेरियल का स्ट्रक्चर कैसे उसके प्रॉपर्टी को इन्फ्लुएंस करता है। अभी हम देखने जाएंगे, हम स्टील को बहुत बेसिक लेवल पे कहते हैं स्टील, बट स्टील के इतने सारे टाइप्स होते हैं। हर एक स्टील में अलग अलग टाइप के मटेरियल्स एडेड होते हैं जिससे उसकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वही सब चीज़ें इसमें मैं तो अभी मुझे कोई अलग टाइप का स्टील बनाना है, तो उसके लिए उसमें मैंने किसी एडिटिव को डाला, तो फिर उसमें कैसे प्रोसेस होंगे, क्या काइनेटिक्स हो गए, बेसिकली जो केमिकल काइनेटिक्स हम 11th-12th में पढ़ते हैं उसका थोड़ा हायर लेवल एप्लीकेशन ये हो गया, मेटलर्जिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक्स। उसमें मिक्सिंग, फिर हम उसको कूल करेंगे तब उसका कैसा प्रॉपर्टीज चेंज होगा, ये सब इसके अंदर स्टडी आता है। मेटल वर्किंग में बेसिकली आपको यही बता दें कि आपने किसी मटेरियल को बना रहे हो और उसको वर्क करते टाइम उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है, या फिर हम उसको बाहर रखेंगे तो उसमें और क्या चेंजेस आएंगे। तो एंड वो सब वर्किंग से रिलेटेड जो भी कुछ प्रोसेस है मेटल वर्किंग में कवर हो जाती है। फिजिकल मेटलर्जी एंड मेटल वर्किंग थोड़ा बहुत सिमिलर इसमें ही है। फिजिकल मेटलर्जी में मेनली आप मटेरियल्स को स्टडी कैसे करते हो कि आपके पास है कोई मटेरियल, फिर आप उसके प्रॉपर्टीज़ कैसे देख सकते हो, कैसे जानेंगे उसको, वो सब उसमें कवर किया जाता है। तो फिर मेटलर्जी में ये मैंने फिर से एज मैं कह रहा हूँ हर जगह पे कि ये ब्रॉड लेवल ओवरव्यू है, तो उसमें और सब टॉपिक्स रहेंगे जो आपको हर सेमेस्टर वाइज होते रहेंगे। उसके बाद फिर करियर अपॉर्चुनिटीज़। सो करियर अपॉर्चुनिटीज़ में देखने जाए तो मेनली बहुत सारे लोगों को R&D डिज़ाइन वगैरह में ही जाना होता है, बट प्रोडक्शन सिस्टम्स को ना भूले क्योंकि वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। एंड अभी सबसे मेन चीज़ देखने जाए तो बहुत सारे मैकेनिकल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन वाले इंजीनियर्स का वही होता है। हम बहुत सारे लोग कि कोडिंग सीख लेंगे, ये कर लेंगे, वो सब इसमें जाते हैं, बट कोर इंजीनियरिंग रोल्स को भूलना नहीं चाहिए। जिसको वो चीज़ पसंद है वो करना चाहते हैं ज़रूर करें, बट ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स है। जैसे अभी मैं खुद R&D में हूँ, अभी R&D एंड डिज़ाइन में हूँ मैं, तो कोर इंजीनियरिंग रोल्स तो है करियर अपॉर्चुनिटी में। प्रोडक्शन सिस्टम भी है, प्रोडक्शन सिस्टम में आप जाओगे तो बेसिकली आपको शॉप फ्लोर पे काम करना पड़ेगा किसी फैक्ट्री में। उसके बाद फिर PSUs एंड MNCs। तो PSUs देखने जाए, PSUs बहुत सारे कुछ कुछ कॉलेजेस में आते हैं। अभी जो स्टेट लेवल कॉलेज है, मैंने अब तक तो सुना नहीं है कोई PSU आके वहाँ पे हायरिंग कर रहा है, बट PSUs में जाने के लिए आपको गेट वगैरह देना पड़ेगा। MNCs वगैरह आती है हायरिंग के लिए। सो MNC वाइज देखेंगे तो टाटा है, L&T है, रिलायंस वगैरह भी है। एंड PSU देखना है तो HP, BP मतलब हाँ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, BHEL, फिर DRDO वगैरह, उन सब में जाने के लिए आपको मेजरली गेट करना पड़ता है। बट हाँ, एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप उस रूट से जाना चाहते हो कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके गेट करके फिर आप PSU में चले गए, तो वो भी एक रूट होता है। फिर हायर स्टडीज़ लाइक MS M.Tech बहुत सारे जगह पे आप कर सकते हो। IITs भी एक ऑप्शन है आपके लिए, IISc भी ऑप्शन है आपके लिए। उसके बाद फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी है। बट हाँ, आप जहाँ कहीं भी जाना चाहोगे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, आप आपका करियर मतलब आप किस दिशा में जाना चाहते हो। अभी मेरे केस में कहूँ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैंने किया है एंड मुझे समझो ऑटोमोटिव में जाना है, तो आई थिंक सो उस फील्ड में जिस साइड पे ज़्यादा एक्सीलेंस है। अभी जर्मनी में आप देखोगे तो जर्मन कॉलेजेस लाइक जर्मन इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री वेरी वेल नोन है, तो आप वहाँ पे जाके करोगे तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सेम मैं दूसरे साइड का एग्जांपल दूँ तो CS, किसी ने CS किया, उसको CS में आगे पढ़ना है, MS M.Tech करना है, तो मे बी इफ़ ही गोज़ टू US और समवेयर, उसके लिए वो ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वहाँ पे टेक इंडस्ट्री उतनी डेवलप्ड है। तो वैसे ही आप किसी भी इसके लिए जा रहे हो, आप ये भी थोड़ा रिसर्च करके जाओ। किसी IIT में भी आपको अगर M.Tech करना है, तो जिस किसी भी IIT में से आप करना चाहते हो, ट्राई आप ऐसे IIT में जाने की कोशिश करो कि जहाँ पे वो IIT जानी है उस पर्टिकुलर फील्ड के लिए। जैसे अभी जनरली लोग कहते हैं मतलब B.Tech के लिए तो IIT बॉम्बे CS सबसे बढ़िया चॉइस होता है, वैसे ही M.Tech लेवल पे भी जो भी कोई कॉलेज होगा आप सेम चॉइस करके जा सकते हो वहाँ पे। एंड नॉन कोर ऑप्शंस हमेशा होती ही है। आप फिर कैट दे के फिर MBA कर सकते हो IIM वगैरह में से, UPSC वगैरह है। हाँ, बहुत सारे कॉलेज में होते हैं कि लोग ब्रांच ले लेते हैं वहाँ पे, बट उनको इंजीनियरिंग में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, वो मेजरली ये सिविल सर्विसेज में ही जाना चाहते हैं, तो वो UPSC हो गया, MPSC हो गया। इवन कुछ लोग इंजीनियरिंग सर्विसेज भी इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्ज़ाम भी देते, तो बेसिकली वो गवर्नमेंट में एज ए इंजीनियर लग जाते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में, नेशनल गवर्नमेंट में। सो बाकी एग्ज़ाम्स भी बहुत सारी होती है जो आप दे सकते हो। सो इट्स
नॉट जस्ट कि आप कोर इंजीनियरिंग रोल ले लिया एंड वहाँ पे ही बैठ गए, नहीं, आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, बट फाइनली आपको क्या करना है वो आपको डिसाइड करना है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सो मुझे पहले से पता था मैं प्रोबेबली R&D वगैरह में ही जाऊँगा, एंड फॉर्चुनेटली इनफ मुझे वही लग गया। मेरे साथ कुछ दोस्त थे कि जिन्होंने PSUs जाने का सोचा, तो वो लोग गेट वगैरह की तैयारी में लग गए थे, गेट वगैरह दी, अच्छा स्कोर आया, PSU साइड चले गए। कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो डायरेक्टली कॉलेज के बाद MS के लिए चले गए। कुछ लोग हैं कि जो 1-2 साल जॉब करके जाने वाले, वैसे भी लोग हैं। सो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। फाइनली आपका करियर चॉइस, मतलब आप क्या क्या सोच के कर रहे हो, आपकी सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन, बाहर की सिचुएशन क्या है। अभी समझो आप MS करने के लिए जा रहे हो, तो वो भी सिचुएशन देखना, क्योंकि अब भी सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है, इवन इन इंडिया एज वेल। जॉब मार्केट का भी सिचुएशन देख के फिर MS या फिर MTech करो। अगर आप अच्छे जॉब में हो ऑलरेडी एंड अगर सिचुएशन बाहर ख़राब है, तो फिर थोड़ा आप मे बी MTech का प्लान आगे डाल सकते हो, जो भी कुछ है। सो ऑप्शंस बहुत सारे, नॉन कोर ऑप्शन तो हमेशा से ही है, क्योंकि मेरे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करके कैट दे के सीधा MBA करने डायरेक्ट चले गए, उन्होंने जॉब भी नहीं की। तो वैसे भी ऑप्शन है, UPSC MPSC एनालिटिक्स वगैरह, ये भी एक है। सो नॉन कोर ऑप्शंस बहुत सारे हैं, कोर ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। तो फाइनल चॉइस आपके ऊपर है, आपको फाइनली आगे क्या करना है। अगर आपको ऐसा है कि मुझे मैकेनिकल करना है, फिर आगे जाके फिर मुझे मे बी MBA करना है, वो भी कर सकते हो। ये कोई भी ऑप्शन जो है, अगर आप कॉलेज के बाद डायरेक्टली अगर करना चाहते हो, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स MS करने चले गए डायरेक्टली, फिर MBA करने चले गए डायरेक्टली, सो आप उसकी प्लानिंग थोड़े पहले से ही करके रखिए, क्योंकि आप एंड मोमेंट पे 4th ईयर में जाके आप कहेंगे कि नहीं मुझे अभी MBA करना है, तो वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। बहुत सारे लोग जो भी कोई गेट MBA वगैरह की तैयारी करते हैं, जनरली 3rd ईयर के स्टार्ट में ही वो लोग कर लेते हैं, एंड फिर उनका प्लान भी उस हिसाब से ही चलता है। सेम फॉर MS एज वेल, ठीक है। तो थोड़े ये फोर प्लानिंग करके रखनी पड़ती है, क्योंकि फिर एंड मोमेंट पे जाके आप करने जाओगे वो काफ़ी मुश्किल होता है आपके लिए भी, इवन पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि उनको भी बैकग्राउंड में बहुत सारी अरेंजमेंट करनी पड़ती है। तो जो भी कुछ है, क्योंकि इवन आप जॉब भी करना चाहते हो तो उसके लिए भी अलग टाइप की प्रिपरेशन लगती है, आपको थोड़े स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं। वो नॉट जस्ट इवन इफ आप हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हो तो भी आपको वो स्किल्स रखने वाले हैं, बट जॉब के लिए आपको और भी अपने सॉफ्ट स्किल्स डेवलप करने पड़ते हैं, तो आप उस डायरेक्शन में भी आपका टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चैलेंजेस, हाँ, तो कैंपस प्लेसमेंट इन कोर वर्सेस नॉन कोर। सो सबसे बड़ा यही है कि कोर में जाए या नॉन कोर में जाए, कोर में जॉब्स नहीं है, ये नहीं है। कोर में जॉब्स है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि कोर में जॉब्स नहीं है। अभी मेरे टाइम में कोर में काफ़ी प्लेसमेंट्स हुए, मेरे ब्रांच से, मैकेनिकल से बहुत सारे लोगों को कोर कंपनीज़ में ही जॉब्स लगी एज एप्लीकेशन इंजीनियर्स। लाइक मेरा मेरा डेजिग्नेशन एसोसिएट इंजीनियर, कहीं पे एप्लीकेशन इंजीनियर कहते हैं। तो वही, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको बस नॉन कोर के डायरेक्शन में ही सोचना है कि मैकेनिकल में रह के कोडिंग कर लेंगे, वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे। मेजरली लोग मैंने जो सुना है वो तो लोग वही है कि मैकेनिकल के बहुत सारे लोग कोडिंग ही करते थे, कोडिंग के लिए बैठेंगे। वो भी एक फील्ड है, बट ऑलरेडी वो फील्ड बहुत कम्पिटिटिव है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मत जाओ, बट एक जस्ट बिकॉज बाकी लोग कर रहे तो हम भी करते, इस सोच से मत जाओ। आपको सच में वो पसंद है, आपको सच में वो आ रहा है कि नहीं, ये देख के जाओ उसमें। क्योंकि बहुत बार ऐसी होता है कि मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों को देखा था कि नहीं हम कोडिंग करते हैं, हम चले जाएंगे प्लेसमेंट के लिए, CS के कंपनीज़ के लिए, बैंक्स के लिए, बट नहीं होता, वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी CS वाले लोग खुद इतने, उनका तो पूरा सिलेबस ही वही होता है, वो पहले से ही वो सीख रहे। मेरे दोस्त मैकेनिकल का कर रहे, उसके ऊपर से करने वाले करते भी, कुछ लोग थे मेरे बैच से जिन्होंने किया एंड वो CS वाले कंपनी में चले भी गए, बट वो काफ़ी पहले से कोडिंग करते आ रहे, लाइक फर्स्ट ईयर से उन्होंने चालू किया था। तो ये प्लानिंग उन्होंने पहले से ही की थी कि नहीं हमें यही करना है, एंड उन्होंने उसी डायरेक्शन में स्टार्टिंग से उन्होंने किया, तो उनका हो गया। कोर प्लेसमेंट्स में देखने जाए तो आपके बहुत सारे, लाइक मैं आगे स्किल गैप्स डिस्कस करूँगा। तो कोर के लिए स्किल्स अभी बहुत डेवलप करना नेसेसरी, क्योंकि कोर में मार्केट काफ़ी कम्पिटेटिव है, नॉन कोर में भी है, बट हाँ, तो अभी स्किल गैप पे हम आते हैं, थियोरी वर्सेस इंडस्ट्री। तो बहुत बार ऐसा मतलब देखा जाता है, इवन मैंने भी, अभी मैं कंपनी में काम करता हूँ, मैंने देखा है थोड़े बहुत मेरे यहाँ के सीनियर मेंबर्स को बात करते हुए, बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को थियोरी आती है थोड़ी बहुत, प्रैक्टिकलिटी कुछ पता नहीं, कि भाई हाँ हीट ट्रांसफ़र ले लिया, हीट ट्रांसफ़र का सब इक्वेशन कोई इंसान बता देगा, बट उसका एक्चुअली एप्लीकेशन में कैसा यूज़ होता है, किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में कैसा यूज़ होता है, उसको कैसे यूज़ करके कोई एक यूजेबल रिजल्ट निकाले, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। तो स्किल गैप वो बहुत बड़ी बात है अभी जो
इंडस्ट्री में चल रही है कि हम ले रहे लोगों को बट लोगों को कुछ आता ही नहीं है। तो इसके लिए थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉफ्टवेयर टूल्स हम लोग को सीखने चाहिए। इवन एक भी बात है, बहुत लोगों को थियरी भी नहीं आती, बहुत लोग सेकेंड ईयर का किया हुआ भूल जाते हैं, थर्ड ईयर का किया हुआ भूल जाते हैं, एंड फिर इंटरव्यू में जाके बोलते हैं हमें पता नहीं, थर्ड ईयर में था, भूल गए। तो ऐसा मत करना, अच्छा खासा रिवीजन करके जाना कि फाइनली कैसा है ना, जो हमें बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती उससे ही सब बड़ी चीज़ें हैं। जैसे कि अब एग्जांपल ले लूँ तो जो अपना सिंपल लॉ ऑफ कंडक्टिविटी है, क्यू इक्वल टू के डी टी बाई डी एक्स माइनस के डी टी बाई डी एक्स, ये हर जगह पे एप्लीकेबल होने वाला है। हमारा बेसिक प्रॉब्लम से लेके किसी सिमुलेशन सॉफ्टवेयर में भी मेजॉरिटी जगह पे सेम इक्वेशंस ही यूज़ हो रहे हैं। तो आप अगर आपकी थियोरी अच्छे से जानते हो ना, तो आप उसको जब किसी भी सॉफ्टवेयर में फिर किसी भी चीज़ में अप्लाई करने जाते हो तो आपको अच्छे से आ रहा है, तो उसको इनसाइड आउट जानते हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो उसको। आप अभी अगर जाके वहीं पे जाके किताब खोल के बैठोगे एंड फिर वो करते बैठोगे तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको पता रहना चाहिए पहले से। सो सिमिलरली उसी बात पे सॉफ्टवेयर टूल्स हमको जानने चाहिए, जैसे ऑटो कैड हो गया, सॉलिड वर्क्स हो गया, एनसिस हो गया। सो ऑटो कैड तो बेसिकली ड्राइंग क्रिएट करने के लिए होता है मेजरली। सॉलिड वर्क्स इज़ अ कैड सॉफ्टवेयर, सो उसमें हम 3D मॉडल बनाते हैं। सो मैं कहूँगा कि आप किसी भी हर एक टाइप के एक सॉफ्टवेयर आप सीख लीजिए। जैसे कि अभी कैड करने के लिए जो है तो सॉलिड वर्क्स हो गया, क्रियो हो गया, कटिया हो गया, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, बट आप किसी एक को सीख लो। क्योंकि मैंने जो देखा है, क्योंकि मैंने भी 2-3 तरह के सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, उसमें होता है ऐसे, अब अगर आप एक जान लो ना तो बाकी सब में आप ऑप्शन ईजिली ढूंढ सकते हैं, काफ़ी आसानी से समझ जाते हो। सो मतलब मैंने समझो सॉलिड वर्क सीखा है, मेरे को किसी दूसरे टाइप के सिस्टम पे बैठा दिया, समझो क्रियो पे बैठा दिया, तो आपको अराउंड 10-15 मिनट लग जाएंगे कि जो सॉलिड वर्क में ऑप्शन थे उसका क्रियो वर्जन ढूंढने में। बट आप एक किसी इसमें अगर आप स्किल्ड रहोगे ना, तो आपका स्किल वो हर जगह पे अप्लाई होता है। बस अलग सॉफ्टवेयर होता है, अलग इंटरफेस होता है, अलग ऑप्शन के नाम होते हैं। बट हाँ, ये सीखना काफ़ी ज़रूरी है, एंड ये मैंने बहुत देखा है, मेरे बहुत सारे दोस्त थे कि जिनको वो आता नहीं था अच्छे से, एंड बहुत बार प्लेसमेंट में ये चीज़ें पूछी जाती है कि आपने क्या किया है 4 साल के कॉलेज में, आपने क्या क्या सॉफ्टवेयर सीखे, आपको आता है डिज़ाइनिंग करना, कैड बनाना। अभी बहुत बार कॉलेज में कोर्सेज होते हैं, मेरे लिए हमारे कॉलेज में भी थे, बट कॉलेज में काफ़ी बेसिक लेवल का पढ़ाते एकदम। हम जैसे ड्राइंग क्रिएट, इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम बनाते हैं उस लेवल का, इंजीनियरिंग ड्राइंग भी इतने डिफिकल्ट नहीं होती, उसी लेवल का हमको कैड बनाना भी सिखाते हैं। बट इंडस्ट्री में आपको बेसिक लेवल का मिलेगा नहीं, तो थोड़े एडवांस फंक्शंस आप इसके सीख लीजिए, खुद से सीखिए, बाहर कोर्स लाइक कॉलेज में कोई और सीनियर है उनसे गाइडेंस लीजिए, या फिर कोई ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल है उससे कर लीजिए। सर्टिफिकेशन अगर आपको मिल रहा है तो और भी बेहतर है, क्योंकि आप उसको आपके रेज्यूमे में लगा सकते हो। अगर नहीं आपको बेसिक लेवल नॉलेज है, आपने रेज्यूमे में लिख दिया, बट एटलीस्ट अगर आपको इंटरव्यूअर पूछेगा कि इसमें ये फंक्शन क्या है, या फिर आपको ये बना सकते हो कि आप कैसे बनाओगे, स्टेप्स बताओ बेसिक। इन डेप्थ कोई नहीं पूछेगा, बेसिक स्टेप्स पूछते हैं, बट आप अगर आप उसको भी एक्सप्लेन कर पाए अच्छे से तो काफ़ी है। सेम विथ एनसिस। तो अभी एनसिस तो एक सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, सिमुलेशन एंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर है। इसमें आप कोई भी, समझो आपने कोई शाफ्ट डिज़ाइन किया, उसके ऊपर आप लोड डाल रहे हो तो कितना डेफॉर्मेशन होगा, ये बेसिक केस हो गया जो हम हैंड कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं। डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम्स आप पढ़ोगे उसमें आपको आएंगे ये सब कैलकुलेशन। तो बट ये अभी यही चीज़ आप अब जब कॉम्प्लेक्स लेवल पे लाओगे, समझो आप पूरा ब्रिज डिज़ाइन करो, उसका एक पिलर पे आपको लोडिंग देखना है अलग अलग टाइप के, तो उसके लिए आप ये यूज़ करोगे। मैं अलग अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसमें आप इवन आपके फ्लूइड सिस्टम्स को भी सिमुलेट कर सकते हो। तो इसके ये एनसिस हो गया, एक हाइपरवर्क्स करके भी सॉफ्टवेयर है। तो अब इसमें से कोई, दोनों में से कोई सीख लो, क्योंकि ये भी बहुत पूछा जाता है इंटरव्यूज़ में, आपको एनसिस आता है क्या, आपको हाइपरवर्क्स आता है क्या, आप कौन से टाइप के सिमुलेशन कर सकते हो। ये मेजरली कॉलेजेस में नहीं पढ़ाया जाता, आपको कैड बनाने तक ही होता है। एनसिस वगैरह में जो सिमुलेशन एंड एनालिसिस होता है उसके आपको कोर्सेज होते हैं, जैसे मैंने आपको कहा CFD-HT, कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स एंड हीट ट्रांसफर, या फिर फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस जो स्ट्रक्चरल के लिए यूज़ होता है, एंड पहला वाला जाता है वो हीट ट्रांसफर एंड फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए होता है। अब इसके आपको कोर्सेज होंगे, बट नॉट नेसेसरी कि उसमें आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर खोल के दिखाएंगे, कैसे यूज़ करते सिखाएंगे, ज़रूरी नहीं। तो आप ये आपके लेवल पे भी सीख सकते हो। इस पॉइंट पे बहुत फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत कम लोग कॉलेजेस में से जाते हैं जिनको इनका अच्छा खासा अंडरस्टैंडिंग होता है। एंड जनरली वही होता है कि जो लोग ये सब चीज़ें प्लस थियरी अच्छे से कर लेते हैं ना, उनका जनरली क्विज राउंड जो होता है इंटरव्यूज़ का, जो पहले टेस्ट होती है, वो जनरली क्लियर हो जाती है। एंड फिर अब अगर आपके, मेरे टाइम तो वैसे ही था मेजरली कि जिनको इन सब चीज़ों का आइडिया था उनका ही प्लेसमेंट बहुत जल्दी होते गया। तो ये बहुत पूछा जाता है, इधर आप
थियरी तो प्लीज़ अच्छे से करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं आगे जाके इंटरव्यूअर सवाल पूछता है, इंटरव्यूअर को कॉलेज छोड़ के कई साल हो गए रहते हैं फिर भी उसको पता रहता है, क्यों? क्योंकि वो अभी इंडस्ट्री में काम करके बार बार देखते रहते हैं। बट आप जस्ट पढ़ के आए हो तो आप उसको नहीं मालूम या जवाब जनरली देना अवॉइड कीजिए, अनलेस वो काफ़ी टफ क्वेश्चन हो। तो हाँ, सॉफ्टवेयर तो ज़रूर सीखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। उसके अलावा ये तो इंजीनियरिंग टूल्स हो गए, उसके अलावा मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप बेसिक लेवल का पाइथन कोडिंग वगैरह भी सीख लीजिए, पाइथन या फिर जुपिटर, जो अपने बेसिक ये होते हैं सिंपल लैंग्वेजेस। थोड़ा बहुत कोडिंग करके रखिए, सीख के रखिए, क्योंकि आप जब इंडस्ट्री में जाओगे आपको किसी जॉब को ऑटोमेट करना है थोड़ा, लाइक थोड़ा बहुत, तो उसके लिए भी यूज़फुल होता है। या फिर एक्सेल, हमें आप सबको बेसिक लेवल वर्ड, एक्सेल, प्रेजेंटेशन ये आता है, बट आई थिंक सो थोड़े उसके इन डेप्थ फंक्शंस भी आप सीख लीजिए, क्योंकि एक्सेल बहुत यूज़फुल टूल है। क्योंकि मैं अभी खुद काम करता हूँ एक्सेल में, बहुत सारे फंक्शन है जो मुझे मतलब मैंने थोड़ा कॉलेज में मैंने उसको एक्सप्लोर किया था, तो अभी मुझे जॉब में यूज़फुल हो रहा है, तो वो भी उसको ऐड कर सकते हो। कोई कोर्स अवेलेबल है वो भी कर लीजिए। उसके बाद फिर नीड फॉर इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स। तो सबसे फाइनल चीज़ यही है कि इंटर्नशिप करने का क्या फ़ायदा है, कोई प्रोजेक्ट करने का क्या फ़ायदा है। सो बेसिकली इंटर्नशिप्स जो आपको कॉलेज में से मिलती है एंड आप किसी कंपनी में जाओगे, तो वो आपको एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट का एक शॉर्ट क्या बोल सकते हैं, ट्रायल रन नहीं बोलेंगे, बट हाँ एक शॉर्ट ओवरव्यू मिलता है आपको कि हाँ 2 महीने का इंटर्नशिप है, 3 महीने का इंटर्नशिप है, कुछ लोग को 6 महीने का इंटर्नशिप भी लगता है। तो उसमें बेसिकली आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, बट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, कैसे काम चलता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, उसका एक जिस्ट आपको इंटर्नशिप में से मिल जाता है। एंड कई बार होता है इंटर्नशिप पे अच्छे प्रोजेक्ट भी मिलते हैं, तो उससे आप जो ऑलरेडी पढ़े हो उसका एक एप्लीकेशन आपको दिख जाता है। तो उससे कैसे आपको भी एक रीएनफोर्समेंट मिल जाता है कि नहीं, हमने जो पढ़ा है वो एक्चुअल में यूज़फुल है नहीं है, कितने लेवल तक यूज़फुल है। फिर इंटर्नशिप से आपको ये भी पता चलता है कि आपको इन पर्टिकुलर चीज़ों में क्या सीखना ज़रूरी है, कि मुझे एनसीसी इतना अच्छे से नहीं आता जो मेरे को इंटर्नशिप में ज़रूरी पड़ा, तो बट वहाँ पे मुझे गाइडेंस मिला, मैंने थोड़ा और सीख लिया, तो और मैं उसके ऊपर वर्क कर सकता हूँ। या फिर मेरा डिज़ाइनिंग, मेरे को 3D मॉडल बनाने में मुझे दिक्कत आती है, मैं थोड़ा स्लो हूँ इसमें, कोई प्रोडक्ट को देख के उसका 3D मॉडल बनाना होगा तो आई एम अ बिट स्लो इन दैट, तो उसको डेवलप करना है। या फिर थोड़ा मेरा थियरी वीक है, तो इंटर्नशिप में आपको बहुत सारी इन सब चीज़ों में से पता चल जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप जनरली 3rd ईयर के बाद होती है, 4th ईयर में प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं, तो उसके पहले आपको एक आइडिया आ जाता है, तो आप फिर उस पर वर्क कर सकते हो बाय द टाइम आपके प्लेसमेंट्स के राउंड स्टार्ट होते हैं। एंड प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप अगर कॉलेज में जाओगे तो बहुत सारे प्रोफेसर्स होते हैं जिनके अंडर प्रोजेक्ट्स चालू होते हैं, तो उसमें जब भी आपको यही सब एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि आप ऐसे जब आप प्रोफेसर के अंडर कोई प्रोजेक्ट करोगे तो आपको पूरे प्रोजेक्ट का कोई तो पार्ट करने मिलेगा, बट आप उस पार्ट पे फुल फोकस करोगे ना, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है। बहुत बार सॉफ्टवेयर टूल्स ही यूज़ करने पड़ते हैं, फिर कभी कभी कोई रिसर्च पेपर देख के आपको फिर जो थियरी होती है उसकी समझ के समरी देनी होती है, ऐसा कुछ काम होता है। ये प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, इट इज़ नॉट जस्ट योर फाइनल ईयर प्रोजेक्ट, ये आप प्रोफेसर्स के अंडर भी कर सकते हो, जो जनरली चलते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर, क्योंकि उनके अंडर पीएचडी प्रोजेक्ट्स होते हैं, एमटेक के प्रोजेक्ट्स होते हैं, फिर उन प्रोफेसर्स के खुद के भी कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिल जाती है। सीनियर से इंटरेक्शन होता है, प्रोफेसर से भी इंटरेक्शन होता है, एक अच्छा रैपो बनता है, एंड उसमें आपको नॉट जस्ट एक्सपीरियंस वाइज बट प्रोफेसर के साथ अच्छा रैपो मिलता है, तो आपको बाकी भी चीज़ों में फ़ायदा होता है, थोड़ा अच्छा लेवल का गाइडेंस मिलता है आपको, आप प्रोफेसर के साथ 1-on-1 जाके बातें भी कर सकते हो। तो इंटर्नशिप एंड प्रोजेक्ट्स ये भी बहुत नेसेसरी है। सो जब आपका ये दोनों अच्छा है ना, जनरली इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट करना काफ़ी आसान हो जाता है, जॉब मिलना भी काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं कि जो इनमें से थियरी भूल जाते हैं, थियरी करते हैं तो फिर उसके बाद ये सब करना भूल जाते हैं, तो नॉलेज होता है। बहुत लोग तो इवन ये एक स्किल गैप में एक और चीज़ है, सॉफ्ट स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोगों को चीज़ें आती है बट उनको प्रेजेंट नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते। तो अगर आपको उस चीज़ से उसमें दिक्कत है कि आप किसी के सामने जाके बोल नहीं पाते, इंटरव्यू में बैठ गए, आपके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे, तो आप उसके लिए भी प्रैक्टिस कर सकते हो, स्पीकिंग क्लासेस लीजिए या फिर आपके दोस्त के साथ प्रैक्टिस कीजिए, बट ट्राई टू इम्प्रूव ऑन इट, क्योंकि 4th ईयर में जाके आप अगर वो करना चालू करेंगे ना, वो नहीं होगा, तो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। मैं COEP में था, COEP में तो 4th ईयर स्टार्ट होते ही एक हफ्ते में हमारे सब टेस्ट राउंड चालू हो गए, उसके अगले हफ्ते में इंटरव्यूज़ भी चालू हो गए, तो प्रोसेस हमारे कॉलेज में काफ़ी जल्दी चालू होता है। कुछ कॉलेज में लेट होता है, बट आप आपके कॉलेज के शेड्यूल के हिसाब से आप ये प्लानिंग कर सकते हो।
बट आई सजेस्ट कि सॉफ्ट स्किल्स तो एटलीस्ट आप थर्ड ईयर के पहले डेवलप करके रख दीजिए, क्योंकि इंटर्नशिप्स के लिए भी बहुत बार इंटरव्यूज़ होते हैं। तो उधर भी एक काइंड ऑफ इंटर्नशिप आपका एक सच में कहने तो ट्रायल राउंड जैसे ही हो जाता है फॉर द फाइनल प्लेसमेंट, क्योंकि आप का स्पीकिंग स्किल्स भी देखा जाता है वहाँ पे, मतलब बेसिकली सॉफ्ट स्किल्स देखे जाते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें से क्या क्या है वो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है, आपको भी एक आइडिया मिल जाएगा। सो ट्राई टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप्स। एंड अगर इंटर्नशिप आपको नहीं मिल रही है तो ज़रूर प्रोजेक्ट कीजिए, वो टाइम वेस्ट मत जाने दीजिए, क्योंकि कुछ कॉलेज में 6 मंथ्स का इंटर्नशिप प्रोग्राम होता है, तो 6 महीने आप प्लीज़ प्रोजेक्ट कीजिए। कोई तो कॉलेज में प्रोजेक्ट होगा, बाहर आप ढूंढ लीजिए कोई प्रोजेक्ट। बहुत अलग अलग टाइप के रिसर्च प्रोजेक्ट चालू ऑन गोइंग रहते हैं उसमें, एंड जनरली बीटेक स्टूडेंट्स को ईजिली मिल भी जाता है। आपका कॉन्ट्रीब्यूशन एक छोटा पार्ट होता है उस प्रोजेक्ट का, बट आप उसमें काफ़ी सीख जाते हो। तो इंटर्नशिप या फिर प्रोजेक्ट दोनों में से कुछ तो ज़रूर कीजिए। ट्राई टू गो फॉर इंटर्नशिप मेजरली, क्योंकि आपको उसमें बाहर के इंडस्ट्री का एक्सपोजर मिल जाता है। तो ये बातें रही कोर वर्सेस नॉन कोर, सॉरी रियल चैलेंजेस। सो प्लेसमेंट वाइज तो मेन ये चीज़ों पे फोकस करो, जिनको फर्दर स्टडीज़ करनी है वो भी इस पे आंखें रखो, क्योंकि उधर भी जाके आपको बहुत बार ये सॉफ्टवेयर ज़रूरी होती है यूज़ करने के लिए। एंड कुछ कॉलेज में फोकस इतना अच्छे से नहीं होता है इन सब पे। सो आप खुद के लेवल पे करिए, क्योंकि मैं आपको कहता हूँ बहुत सारे लोग ये सब चीज़ें नहीं करते, कॉलेज में जाके खाली लेक्चर करते, पढ़ाई करके एग्ज़ाम देते, बस बाकी टाइम खाली चला जाता है। तो आप ये सब करोगे ना, आप स्टैंड आउट रह जाओगे उसके बीच में। एंड अभी एम साइड के ब्रांचेस है तो उसमें बहुत सारे लोग भर के रहते हैं, तो उसमें से स्टैंड आउट करना काफ़ी ज़रूरी है। प्लीज़ वर्क ऑन दीज थिंग्स। सो हु शुड चूज़ दिस ब्रांचेस, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसके लिए बेसिकली ये काइंड ऑफ नो योर ब्रांच सेशन था। सो अभी एक एक पॉइंट कवर करते हैं। इंटरेस्ट इन मशीन्स, डिज़ाइन, मटेरियल्स एंड स्ट्रक्चर्स। तो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे है? सो मेरे केस में कहूँ तो मुझे पहले से ही गाड़ियों में काफ़ी इंटरेस्ट था। सो आई न्यू कि मुझे मैकेनिकल साइड में ही जाना है। सो ऑलरेडी उस केस में आपका क्या एक लाइकिंग है कि मुझे मटेरियल्स में इंटरेस्ट है, कि भाई मुझे रिसर्च करना है उसमें, नहीं भाई एक चीज़ बनती कैसे है वैसा कुछ, या फिर आपने देखा है कि आपके पापा ऑलरेडी पापा मम्मी में से कोई किसी फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उनका काम सुन के आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको उसमें इंटरेस्ट है, थोड़ा आप उस पर रिसर्च कीजिए। सो ये जो फर्स्ट पॉइंट जो है ये सबसे मेन है, क्योंकि ये आपको पता है कि आपको क्या पसंद है, ठीक है। उसके बाद फिर पॉइंट 2 पे आते हैं, लॉजिकल या विजुअल थिंकिंग, जो ये साइड में बहुत नेसेसरी होती है। जैसे आप किसी चीज़ को डिज़ाइन करो, किसी चीज़ को आपको प्लान करनी है, तो उसके लिए आपको लॉजिकल एंड विजुअल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है, कि आप किसी चीज़ को विजुअलाइज कर रहे हो, या फिर कोई प्रॉब्लम है उसको लॉजिकली ब्रेक डाउन कर रहे हो, उसको समझ रहे हो। तो अगर आपको इसमें नहीं मिल रहा है ना आपका जवाब, तो इधर आ जाइए, ठीक है। तो अगर आप ये करने में काफ़ी अच्छे, तो आपके लिए ये डिज़ाइन वगैरह का फील्ड ज़्यादा लाइक यू कैन गो इनटू द डिज़ाइन फील्ड और इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप कोर ब्रांचेस में जा रहे हो तो आपको बहुत पेशेंट रहना होगा, क्योंकि कोर ब्रांचेस में इनिशियली अप फ्रंट ग्रोथ स्लो रहती है बट बहुत बार होता है ऐसे कि बहुत सारे लोग कुछ साल कोर में काम करके फिर जॉब चेंज कर लेते हैं, मैनेजरियल साइड जाते हैं, HR साइड जाते, मतलब बेसिकली वही मैनेजरियल साइड पे चले जाते हैं। बट फिर एंड में जो लोग कोर में रहते हैं ना, उनको काफ़ी अच्छी खासी ग्रोथ होती है, थोड़ी लेटर स्टेजेस में, स्टार्टिंग में ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। हाँ, एंड ये क्यूरियोसिटी फॉर हाउ थिंग्स वर्क, ये भी बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आप बचपन से अगर किसी भी चीज़ में अगर काफ़ी इंटरेस्ट आ गया, मेरी साइकिल कैसी चल रही है, ये गाड़ी कैसे चल रही है, अगर आपको जानना है, नहीं ये गाड़ी बनती कैसे है, नहीं इसके अंदर ये मटेरियल ये अलग क्यों है, इसका ऐसा अलग आवाज़ आ रहा है, ये अलग है, ये हल्का है, ये भारी है, ये मतलब बहुत ही एकदम बेसिक लेवल में बात कर रहा हूँ, बट वही बेसिक चीज़ों से आप आपका इंटरेस्ट डिसाइड कर सकते हो। जैसे मेरे लिए मैंने कहा, मैंने काफ़ी सिंपल एग्जाम, मुझे बस गाड़ियाँ पसंद थी, कर लिया, एंड मेरा देखना है तो मुझे ये भी अच्छे से आता था, एंड मेरा क्यूरियोसिटी भी काफ़ी हाई था, ठीक है। वैसे ही हर एक इंसान का कुछ ना कुछ तो होगा कि नहीं भाई मुझे आगे जाके ये करना है, कि भाई नहीं मुझे प्लेन्स में इंटरेस्ट है, आई वॉन्ट टू गो इन दैट डायरेक्शन, समथिंग लाइक दैट। सो फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे, उसके बाद फिर आपको उसमें थोड़ा बहुत आपका बेसिक्स कवर हो जाएगा, फिर आप उसमें फर्दर स्टडीज़ करेंगे। सो आपके लिए ये बहुत ज़रूरी है, ये स्लाइड जो है ना बहुत ज़रूरी है, कि अगर आप में ये सब क्वालिटीज़ है तो आप इनमें से कोई भी ब्रांच इजीली ले सकते हो, ठीक है। एंड स्पेशली क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि यार कोर में ग्रोथ नहीं है, कोर में ग्रोथ इज़ देयर,
बट वो काफ़ी स्लो है। ये कोर है ही वैसा कि आप बहुत ऐसा लोअर लेवल से, क्योंकि आप कॉलेज में से आते हो, आपको अंडरस्टैंडिंग लिमिटेड होती है, जैसे आप काम करते हो तो वो बढ़ती जाती है, आप नई चीज़ें सीखते हो, नई चीज़ें देखते हो, क्योंकि कॉलेज में सब चीज़ें कवर नहीं होती। बहुत बार एप्लीकेशन लेवल पे देखना है तो हमको जो पढ़ाते हैं एंड फिर वहाँ पे जो एक्चुअल अप्लाई होता है उसमें काफ़ी डिफरेंस होता है। इन थियोरी सब सही है, बट एक्चुअल फाइनल एप्लीकेशन में काफ़ी अलग पड़ती है चीज़ें। तो इसलिए वो विथ एक्सपीरियंस आपकी ग्रोथ बढ़ते जाती है, तो इसलिए ग्रोथ थोड़ी स्लो है। इसके अलावा यस, आपको इंटरेस्ट जिस किसी भी चीज़ में उस हिसाब से आप ब्रांच लीजिए। मशीन्स एंड डिज़ाइन में तो यू कैन गो फॉर मैकेनिकल, मटेरियल्स वगैरह में है, स्ट्रक्चर्स में है, लाइक कैसे किसी चीज़ के अंदर क्या है, हाउ इज़ इट एक्चुअली, ये प्लास्टिक की बॉटल है, इसके अंदर एग्जैक्टली क्या है, या गाड़ी का कोई पार्ट है, समझो बॉनेट है तो वो कैसा है, इतना पतला है, फ्लेक्स हो रहा है, नहीं हो रहा है मटेरियल्स में, या फिर ये मैं बनाऊँ कैसे, ये अगर आपको सवाल है तो फिर आप मैन्युफैक्चरिंग में जा सकते हो। नहीं आपको वेयर हाउसेस वगैरह का मैनेजमेंट वैसा उस स्टाइल में जाना है, इन्वेंट्री स्टाइल, या फिर आपको सप्लाई चेन में इंटरेस्ट है, तो वो सब चीज़ें आपको इसमें बेसिक बेसिक आप इसके जब जवाब ढूंढोगे ना तो उसमें से आपको आपकी रेलेवेंट ब्रांच दिखती जाएगी। नहीं भाई मुझे ये में से नहीं, बट मुझे कि भाई चीज़ें ला के रखनी कैसे है, तो वो वेयर हाउस प्लानिंग एंड इन्वेंट्री हो गया। आई लाइक टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, कि भाई नहीं ऐसा होता है, मुझे वो पसंद है करना, समथिंग ऑन दैट लाइन। ये बहुत बेसिक लेवल में मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अभी हमको क्या चाहिए, नॉट नेसेसरीली कि हम सबको समझा पाए, ठीक है, एंड वो एकदम ऐसा ब्रॉडर सेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है, बट मैं एकदम सिंपलिस्टिक वे में कह रहा हूँ ये। या फिर मुझे ऐसा है कि आई एम वेरी क्यूरियस विथ मटेरियल्स, कि मैं अभी गाड़ी का बॉनेट को बजा रहा हूँ तो उसका अलग आवाज़ आ रहा है, प्लास्टिक की बॉटल को बजा रहा हूँ अलग आवाज़ आ रहा है, तो इसमें इतना अलग अलग क्या है, उसके अंदर क्या है, इतने अलग अलग किस्म के प्लास्टिक्स कैसे बनते हैं, या फिर कॉम्पोजिट मटेरियल्स हो गए, इतने हल्के हैं बट इतना लोडिंग ले पा रहा है, तो ये ऐसी क्यूरियोसिटी है, समझा आपको, तो यू कैन गो फॉर मेटलर्जी एंड मटेरियल साइंसेस। या फिर इसमें अगर आपको उसकी कोई कोर फील्ड में जाना है, कि समझो नहीं आपको पॉलीमर्स रिसर्च में जाना है, कि नहीं मुझे प्लास्टिक्स एंड उसके अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स जो है उसमें मुझे रिसर्च करना है, उसमें मुझे जाना है, तो कैन गो थ्रू द मटेरियल एंड मेटलर्जी वे। उसमें फिर आप आगे जाके फिर एमएस या फिर एमटेक उस पर्टिकुलर फील्ड में कर सकते हो। सो आपको ब्रॉडर, अगर आपका कोई लाइक सॉरी ब्रॉडर नहीं, कोई एक स्पेसिफिक फील्ड होगा तो उसके लिए आप इन तीन जो फील्ड है उसमें से कौन सा बेसिक आपको, कौन सी फील्ड आपको उसका बेसिक पढ़ाएगी, वो फील्ड आपको चूज़ करनी है। कि जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोग सप्लाई चेन में जाते हैं, उनको बहुत बहुत सारे लोगों को सप्लाई चेन पसंद आता है ये फील्ड, कि भाई ये मंगाना है, इसको आगे देना है, रखना है, ऐसा सब, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोडक्शन में भी मटेरियल्स एज वेल। तो उस केस में आप सप्लाई चेन में अगर आपको आगे बहुत इंटरेस्ट है तो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रायोली करना होगा। इवन आप मैकेनिकल के थ्रू भी कर सकते हो, बट फाइनली आपको एकदम उसका बेसिक लेवल अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो आप मैन्युफैक्चरिंग में कर सकते हो। मोस्ट ऑफ दिस ब्रांचेस जो है आप इसमें आगे जाके इंटरचेंज कर पाते हो एमएस एमटेक लेवल तक, बट मेजरली यू कैन डू इट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग एंड मैकेनिकल। मेटलर्जी थोड़ा काफ़ी अलग पड़ जाता है इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम मेटलर्जी टू मैकेनिकल, लाइक एमएस एमटेक लेवल पे, कि मैंने मेटलर्जी किया एंड आई वांट टू गो इनटू एरोस्पेस, सो वो काफ़ी एरोस्पेस डिज़ाइन लेवल पे डिफिकल्ट होगा, बट एरोस्पेस के लिए मटेरियल्स रिसर्च साइड यू कैन गो डेफिनेटली। तो ये सब चॉइसेस, ये सब जो चीज़ें हैं आपको अपने में डिस्कस करनी है, पेरेंट्स से बात कीजिए, सर से बात कीजिए, चाहिए तो आप किसी पेपर पे लिख के निकालिए मुझे क्या क्या चीज़ें पसंद है, क्या क्या नहीं। देन यू कैन मे बी स्टार्ट प्लॉटिंग आउट कि भाई नहीं ये इसका मे बी बेसिक मैकेनिकल में आता है, इसका बेसिक मेटलर्जी में आता है, इसका बेसिक मैन्युफैक्चरिंग में आता है। तो उस हिसाब से एक काइंड ऑफ आपको एक डायरेक्शन मिलने लग जाएगा, ठीक है, कि नहीं भाई मुझे लग रहा है कि मैंने 4 चीज़ें लिखी उसमें 3 मैकेनिकल में आ रही, सो यू कैन रिसर्च मोर ऑन दैट सब्जेक्ट। तो ऐसे करके आप किसी डिसीजन पे आ सकते हो। अगर आपका पहले से ही डिसाइडेड है तो वेल एंड गुड, तो फिर सबका ही काम आसान है जैसे मेरा हुआ था। बट हाँ, सो अभी जैसे मैं अभी बीच बीच में मेरे इनपुट्स दे रहा था, मेरा जो एक्सपीरियंस था वो, तो मैं अभी मेरा भी जर्नी बताता। तो बेसिकली मैंने भी जेई प्रिपरेशन से स्टार्ट किया। मेरा मेन स्कोर आया, बट मेरा मेंस से थ्रू मैं एडवांस क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरा स्कोर जस्ट कट ऑफ के नीचे था। उसके बाद फिर मैंने इवन बिट सेट भी दिया था, बट बिट सेट में मेरा अच्छा स्कोर नहीं आया। देन फाइनली सीईटी पे मैंने फोकस किया, सो सीईटी में मेरा अच्छा परसेंटाइल आया। फिर सर के साथ काउंसलिंग कर रहा था, पेरेंट्स के साथ भी बातें हो रही थी, तो वही था कि तुझे कौन सी ब्रांच करनी है, क्या तेरा है डिसीजन, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है, क्योंकि दैट इज़ योर फाइनल लाइक बिगेस्ट लाइफ डिसीजन यू कैन मेक। एंड उस एज में हम इतना बड़ा डिसीजन लेते हैं जिससे हमारा पूरा लाइफ डिफाइन होता है, तो वो डिसीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड वो हम अकेले भी नहीं ले सकते, हम लोग को गाइडेंस की काफ़ी ज़रूरत होती है। जैसे इसकी दैट इज़ वाई ये सेशन रखा गया है,
कि बहुत लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, नहीं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, बट ये किस में पढ़ाया जाता है ये बहुत लोगों को आइडिया होती ही नहीं है। सो होपफुली आज के सेशन में आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया है, सो होपफुली आप उस डायरेक्शन में रिसर्च करना चालू कर ले, क्योंकि आपका अभी जब ऑप्शंस फिलिंग वगैरह होगा तो उसमें आपको उस हिसाब से प्लानिंग करके आप डाल सकते हो। तो मेरा CET में अच्छा स्कोर आया, फिर मैंने CIP में मैकेनिकल करना था, मेरा डिसाइड हो गया था, तो फिर वो ब्रांच मिल गई। तो मैकेनिकल क्यों? सो बेसिकली जैसे मैंने पहले भी कहा, मुझे गाड़ियों में इंटरेस्ट था, मैकेनिकल सिस्टम में मेरा पहले से ही इंटरेस्ट था, नॉट जस्ट व्हीकल्स इन जनरल, बट मुझे मैकेनिकल सिस्टम लाइक थर्मल सिस्टम्स एज वेल मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था उसमें। सो आई एम लाइक कि मैकेनिकल में दोनों की पढ़ाए जाते तो हम उसमें चले जाएंगे। उसके बाद फिर जैसे एज यू गो एंड स्टडी आपको समझने लगता है कि और आपका लाइक एक नेचुरल क्या बोलते हैं इसको, एक नेचुरल लाइकिंग किस चीज़ में है, लाइकिंग कह सकते हैं, या फिर किस चीज़ में आपको ज़्यादा अच्छे से वो कर पाते हो आप, कि लाइक हाँ मुझे ऑटोमोटिव सिस्टम्स का काफ़ी अच्छा अंडरस्टैंडिंग जमने लगा एज़ कम्पेयर टू थर्मल। कि थर्मल में मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन होता था कभी कभी, बट ऑटोमोटिव सिस्टम्स में उतना नहीं है। सो देन आई एम थिंकिंग लाइक कि ऑटोमोटिव साइड ज़्यादा फोकस करेंगे। सो की डिसीजंस मेड, सो की डिसीजंस में वही होता है, सबसे पहला तो ब्रांच चूज़ करना, एंड फाइनली आप एक बार ब्रांच चूज़ करते हैं यू हैव टू लिव विद इट। सो ये बहुत बड़ा डिसीजन, तो काफ़ी सोच समझ के अच्छे से सर से, पेरेंट्स से, या फिर कोई आपके जान पहचान में ऐसे लोग हैं कि जो आपको अच्छा गाइडेंस दे सके इस बारे में, कि जो इस फील्ड में भी काम कर रहे हैं ऑलरेडी, मे बी 1-2 साल पहले पास आउट होके गए, मे बी कोई रिश्तेदार हो, कोई पड़ोसी हो, तो उनसे भी ज़रा पूछ लीजिए क्या कैसा होता है ये सब। इसके सो वो एक सबसे बड़ा डिसीजन होता है। और उसके बाद ये कि प्लेसमेंट भी एक काफ़ी बड़ा डिसीजन होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बाहर जाना नहीं होता, मेरी सिटी में ही मुझे जॉब चाहिए, तो वो भी एक क्लोज्ड माइंडेडनेस कहते हैं ना, वैसे रखते हैं लोग। तो मेरे केस में नहीं था। सो राइट नाउ मेरा जो कैटरपिलर में प्लेसमेंट हुआ है वो मेरा प्लेसमेंट चेन्नई में है, ठीक है। बहुत सारे लोग थे कि जिनको जाना नहीं था, उनको पुणे में ही चाहिए था, मतलब CIP में सबका हुआ तो सबको पुणे में ही रहना था, तो वो भी थोड़ा एक होता है। तो वो की डिसीजन भी आप पहले ही कर लीजिए कि आप बाहर जाने के लिए तैयार है कि नहीं। एंड बहुत बार ऐसे होता है कि कंपनीज बाहर से ही आती है, बहुत कम बार होता है कि अभी पुणे थैंकफुली एक इंडस्ट्रियल हब है जहाँ पे मैकेनिकल के कंपनीज बहुत सारे हैं, तो बहुत लोगों को मिल गया। अभी जो लोग किसी और, अभी समझो कोई VJTI में कर रहा है, तो मुंबई साइड तो इतनी मैकेनिकल या फिर M साइड की कंपनीज नहीं है, सो यू विल प्रोबेबली हैव टू मूव आउट। तो ये भी जान लीजिए आपके ब्रांच के बारे में, आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ सकता है। मेटलर्जी वाले हो गए तो बहुत बार उनको किसी प्रोसेसिंग प्लांट में आउट ऑफ द सिटी रहना पड़ता है एट स्टार्ट, इफ़ दे डोंट गेट एन R&D जॉब इन मेटलर्जी। सो कुछ लोग माइन साइड पर रहना पड़ता है, लाइक माइन साइड के क्लोज रहना पड़ता है, फिर किधर ऑफ शोर भी जाना पड़ सकता है, वो भी होता है बहुत बार। तो वो सब आप जान लीजिए, क्योंकि आप अगर वो जाने भी ना जाएंगे एंड फिर आप जॉब जब प्लेसमेंट के टाइम आकर कंपनीज आ रही है बट बाहर है, किधर दूर है, किसी रिमोट लोकेशन पे, ये अगर आप उस टाइम जाके कहेंगे कि नहीं यार अभी जॉब नहीं मिला, तो वैसा मत कीजिए, फिर वो आपने पहले ही सोचना चाहिए था। बट हाँ, अगर आपको किसी ब्रांच पसंद है बस इस कारण के लिए आप वो ब्रांच नहीं लेना चाहते, तो ऐसा भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो प्लीज़ उसी डायरेक्शन में मूव करें, क्योंकि फिर आगे जाके आपको जॉब जब लगेगी, अगर आपने कोई दूसरे फील्ड में ले लिया जिसमें आप इतना नेचुरली अच्छे नहीं थे, तो फिर वो काफ़ी दिक्कत देती है बाद में। तो रही बात इंटर्नशिप एंड जॉब की, सो मैंने 2 महीने के लिए एक कंपनी में इंटर्नशिप की थी जिसका नाम था एका मोबिलिटी, जो ई बसेस एंड ट्रक्स की मैन्युफैक्चरर है। सो वो उस टाइम पे कंपनी रिलेटिवली न्यू थी, सो मुझे भी एक डिज़ाइन प्रोजेक्ट मिला था वहाँ पे। सो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वहाँ पे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में काम करने मिला, प्रोजेक्ट्स कैसे करते हैं, प्रोजेक्ट्स का फ्लो कैसे होता है, प्रेजेंटेशंस कैसे देते हैं, बोलना कैसे होता है, प्रेपरेशंस कैसे करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो उसका एक बेसिक आइडिया मुझे वहाँ आ गया, जो अभी मुझे मेरा जॉब कैटरपिलर में मुझे काफ़ी हेल्प कर रहा है। तो ये रहा मेरा जर्नी का एक शॉर्ट ओवरव्यू। सो की डिसीजंस तो मेरे वही 2 थे। सबसे पहले तो कौन सा ब्रांच करना है, ब्रांच एंड कॉलेज बेसिकली, एंड फाइनली प्लेसमेंट, ठीक है। उसके अलावा बाकी भी की डिसीजन, मतलब लोअर लेवल की डिसीजंस कहे तो मैंने बहुत सारे जो सॉफ्टवेयर मैंने जो आपको बताया उसमें से बहुत सारे मैंने कॉलेज में ही सीख लिए थे। तो मैंने एक टेक क्लब का पार्ट था मैं, जिसका नाम था टीम ऑक्टेन रेसिंग इलेक्ट्रिक। सो बेसिकली हम फार्मूला स्टूडेंट क्लब था हमारा, जिसमें हम Formula 1 जैसी कार बनाते थे, वी यूज्ड टू गो एंड पार्टिसिपेट। सो वैसे टाइप के क्लब्स बहुत सारे कॉलेज में होते हैं,
लाइक कुछ ऑफ रोडिंग के बाहर या कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाले क्लब्स होते हैं या फिर कल्चरल क्लब्स भी होते हैं। सो आप उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जब आप किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, आपका कोई ना कोई तो स्किल डेवलप होता है। अगर आप नॉन टेक्निकल इवेंट में हो तो ऑर्गेनाइज करना लोगों को, क्योंकि बहुत सारे लोग ऑर्गेनाइजिंग पोस्ट में भी रहते थे उन कल्चरल इवेंट्स में, तो उनको एक ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं लोगों को वो एक आता है, तो वो भी चीज़ें आप डालते हो अपने क्या रेज्यूमे में, तो वो भी दिख के आती है। या फिर आप कोई टेडेक्स टाइप क्लब में जा रहे हो तो आप वहाँ पे जाके स्पीकिंग कर रहे हो, तो वो भी दिख के आता है कि नहीं दिस पर्सन इज़ अ गुड ओरेटर समथिंग लाइक दैट। या फिर आप टेक क्लब में काम करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स का एक्सपोजर हो जाता है। सो आपको कौन सा टाइप का स्किल डेवलप करना है उसके ऊपर है, कि आप समझो आपका स्पीकिंग स्किल इतना अच्छा नहीं, तो आप किसी ऐसे क्लब में जा रहे हो जहाँ पे आपका स्पीकिंग स्किल इंप्रूव हो रहा है, एंड फिर आप खुद से कोई सॉफ्टवेयर सीख रहे हो, या फिर आपको क्लब में ही टेक्निकल क्लब में इंटरेस्ट है कि आपको कोई फार्मूला स्टूडेंट स्टाइल या फिर कोई ऑफ रोडिंग व्हीकल बनाना है, तो आप उस क्लब में चले गए, तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर सीख लिया, आपको पसंदीदा चीज़ भी करने मिल गई। तो एक पार्टिसिपेशन जो था, मैंने उस टाइम मैंने एक टेक क्लब ज्वाइन किया। वैसे आपको जो क्लब पसंद आए, आपका जो स्किल है, कोई डांस में अच्छा है, कोई सिंगिंग में अच्छा है, तो उस टाइप के आप कल्चरल इवेंट्स क्लब्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बट हाँ, मेन चीज़ है कि पढ़ाई पे फोकस रखो, फोकस मत भूल जाना, कि फाइनली हम कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं। मज़ा करना ज़रूरी है। मैंने मेरे क्लब में किया, टेक्निकल क्लब था, हम गाड़ी बनाए, बहुत सारी चीज़ें हैंड्स ऑन करने मिली जो हमें करिकुलम में नेसेसरीली उतने लेवल तक करने नहीं मिलती। तो हाँ, ये सब बहुत सारी ब्रॉडर लेवल चीज़ें मैंने बताई। सो या इंटर्नशिप एंड जॉब। सो कैटरपिलर में मेरा जॉब पिछले साल स्टार्ट हुआ। सो मेरा ज्वाइनिंग 22 जुलाई 2024 था, तो मेरा अभी ऑलमोस्ट एक हफ्ते में मेरा 1 साल कंप्लीट हो जाएगा। सो यह काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड कंपनी में भी जाके बहुत चीज़ें करने को मिलती है। एक चीज़ जो मैं कहूँगा कि आप किसी भी कंपनी में या फिर इंटर्नशिप भी करने कहीं पे भी जाओगे, मतलब मैंने मेरे बहुत सारे पीयर्स के साथ देखा है कि पीपल बहुत डिमांड करते हैं कि नहीं मुझे यही करना है, मेरा रोल ये है तो मैं यही करूँगा। सच कहूँ तो हम एज अ फ्रेशर उस पोजीशन में नहीं है कि हम कुछ डिमांड करें, क्योंकि फाइनली हमें जिन्होंने हायर किया, हमारे मैनेजर्स हो गए, जो भी कोई हो, उन्होंने हमसे काफ़ी साल पहले काम किया, तो उनको पता है कि हम आने के बाद हमें किस तरह का काम से हमारा डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छे से होगा। तो ये चीज़ मैंने देखी कि बहुत सारे लोग काफ़ी डिमांड करते कि नहीं मैं इस टीम का हूँ तो मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ नहीं जाऊँगा। अभी हमारा स्टार्टिंग में हमें ये काफ़ी अच्छी चीज़ हुई, बहुत कम कंपनीज़ करती, बट हमें इनके फैक्ट्री में जाके 6 महीने काम करने मिला, तो वहाँ पे काफ़ी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला मुझे। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देखना, एक्चुअल कंपोनेंट्स देखना। बहुत बार होता है कि कुछ लोग ऑफिस में, जो पुराने लोग जिन्होंने ज्वाइन किया, उन्होंने बहुत बार देखी ही नहीं होती ये चीज़ें, वो बस कंप्यूटर पे डिज़ाइन किए जा रहे, बट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। तो बहुत कंपनीज आजकल वो देना चाहती है, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके पास जो नए इंजीनियर्स हैं उनको अच्छी तरह से एक डीप लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या है क्या नहीं। सो एज अ फ्रेशर, नॉट जस्ट इन कॉलेज बट कहीं पे भी आप नए जा रहे हो, तो आपको आपकी आंखें और कान खुले रखने, जो भी कुछ सुनने में आ रहा है, देखने में आ रहा है, वो जस्ट कीप ऑन एब्जॉर्बिंग इन्फॉर्मेशन नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाने वाला। कुछ आपने एक चीज़ सीख ली जो आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगी अभी, बट चलो 5-6 साल बाद आपको याद आ रहा है ये सीखा था, वो अभी काम आ रहा है। बहुत बार होता है ऐसा। तो ऐसे कि डिमांड्स मत रखिए, फ्रेशर हो आप, जाके सीखिए। कभी कभी नहीं पसंद वाला काम आता, बट कर लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो उसका फ़ायदा होगा। तो मतलब कल वीएमएम सर से बात करते हुए ही हुआ कि एक ऐसा 3 रूल्स नहीं कहेंगे, ऐसा स्ट्रैटेजीज रखा है कि जिससे आप काम जो करना है आप कर सकते हो। पहला कि आपको पसंद है इसलिए आप वो कर रहे हो। दूसरा कि आपने जो फील्ड है उसमें ऐसे ही काम मिलता है। या फिर तीसरा एंड बॉटम लाइन, जिधर तक ये आना नहीं चाहिए, जो कि आपको पैसे दे रहे हो काम करने के, तो कर लीजिए। ठीक है, ये ऐसा हमारा कल डिस्कशन में मैंने वीएमएम सर को बताया कि ये 3 एक रूल्स लेके मैं अभी काम करता हूँ। मेरा मेजरली तो फर्स्ट इसमें है, क्योंकि मुझे पसंद था इस तरह का काम, मुझे ऑटोमोटिव साइड ही जाना था, एंड मुझे नसीब से प्लेसमेंट मेरा उसी कंपनी में हुआ, कैटरपिलर में। तो मेरा रूल 1 पे है। बट हाँ, आई विल सजेस्ट कि रूल 1 या रूल 2 में ही रहिए, रूल 3 तक ना जाए, क्योंकि रूल 3 अगर आप चले गए तो फिर ऐसा है कि आपको आपका काम इतना अच्छा नहीं लग रहा, आपको पसंद नहीं है। सो वैसा ना हो, तो उसके लिए ये जितने भी स्लाइड्स में अलग अलग चीज़ें आपको बताएगी, एंड ये की डिसीजन जो मैंने बताया, कॉलेज लेना, ब्रांच लेना, प्लेसमेंट का कौन सा कंपनी में जाना है, ये काफ़ी सोच समझ के कीजिए, तो आप वो रूल 1 या रूल 2 में रह जाओगे।
कोशिश कीजिए कि आप रूल 1 में रहे, आपको पसंद है इसलिए आप कर रहे हैं, ना कि आपके फील्ड में वो है इसलिए करना पड़ रहा है। कि जब आप रूल 1 में रहोगे ना, आप सबसे खुश रहोगे, क्योंकि मैं ऑफिस जाता हूँ, मुझे काम करना काफ़ी अच्छा लगता है। मेरे दोस्त तो मुझे वर्कहॉलिक कहते हैं, बट वैसा नहीं हो, आई एन्जॉय माई वर्क। सो उस तरह आप भी आपका प्लानिंग कीजिए, क्योंकि ये बहुत अभी बड़ा स्टेप है कॉलेज प्रोसेस का करना। उससे आपकी काइंड ऑफ लाइफ डिसाइड हो जाती है बेसिकली। सर से काफ़ी बात कीजिए, सर से गाइडेंस लीजिए। हाँ, एंड सबसे मेन चीज़ जो है, खुद का भी रिसर्च काफ़ी कीजिए। आप जस्ट सर के पास आके कहेंगे सर हमको लिस्ट दे दो बना के, ऐसा नहीं होता। ब्रांच कौन सी लेनी है इसका रिसर्च आपको करके आना होगा कि नहीं भाई मेरे बच्चे को ये करना है, मतलब बच्चे को नहीं करना रहता, आप खुद ही कहिए एज अ स्टूडेंट कि नहीं मुझे ये पसंद है, मुझे ये करना है। उसके लिए लोगों से बात कीजिए। उसके बाद फिर यही कॉलेज क्यों नहीं है, कॉलेज का ये अच्छा है, इसमें इसके एलुमनाई से मैंने बात की है, ये किया है, वो किया है। तो थोड़ा आपके साइड से भी रिसर्च करके लेके जाइए। सो बेसिकली मेरे टाइम पे भी मैंने वही किया था। हमने थोड़ा बहुत मैकेनिकल के लिए कौन से कॉलेज अच्छे वो देखा था, एंड फिर उसका एक लिस्ट काइंड ऑफ प्रिपेयर करके सर के पास गए थे। सर ने भी फिर थोड़ी उनको जो बातें पता थी वो मुझे बताई, तो उससे फिर थोड़ा लिस्ट ट्विक करके फिर हो गया फाइनल। तो ऐसा आपको भी हर इसके लिए करना है। अभी कुछ लोग होते हैं कि जिनका ब्रांच फिक्स नहीं होता, दे आर हैप्पी विथ एनी ब्रांच। तो उस हिसाब से भी आप सोचिए कि नहीं भाई ये 3 ब्रांच है, फिर आपका स्कोर आपको ई साइड वाले ब्रांचेस का है तो वैसा देख लीजिए कि भाई CSE करना है, ENTC करना है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स करना है, इलेक्ट्रिकल करना है, कि कौन सा कॉलेज ले, कौन सा ब्रांच ले। तो ये सब चीज़ें आप खुद से भी थोड़ी पढ़नी है, देखनी है, थोड़ा रिसर्च करना है, थोड़े लोगों से बात करनी है। फिर आप सर के पास आओगे तो सर आपको थोड़ा वो पॉलिश करके और हेल्प करके अच्छे से लिस्ट आपकी बन जाएगी। सारा का सारा काम सर पे ना डालिए, क्योंकि फिर उनको भी 100% चीज़ें नहीं पता होती। लाइक वो किसी को भी नहीं पता होती। मेरे को भी कोई अभी क्वेश्चन आंसर में कुछ पूछेगा, इट्स नॉट नेसेसरी आई मे नो ऑल दी आंसर्स। बट हाँ, थोड़ा रिसर्च आप करेंगे, थोड़ा रिसर्च सर करेंगे, तो ऐसा सब करके आपका लिस्ट बनेगा। होपफुली आपको जो चाहिए वो कॉलेज मिल भी जाएगा। होपफुली कुछ सालों बाद आपका भी ऐसा एक जर्नी का एक ये बनेगा। तो या लेसन्स लर्न मैं वही कहूँगा कि जो मैंने अभी स्लाइड पैक्स में डाला था, स्किल वाइज, सॉफ्ट स्किल वाइज, फिर तुम्हारा टेक्निकल स्किल वाइज, एंड इवन ये जो मैंने अभी एंड में बताया कि लोग काम करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना है, मेरे कुछ फ्रेंड्स जो दूसरे फील्ड में नॉन इंजीनियरिंग फील्ड्स में भी है, वो भी कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो काम दिया जाता है, बेसिक काम होगा करने के लिए मना कर देते हैं। कि भाई समझो प्रेजेंटेशन बनाने बोल दिया, एक्सेल बनाने बोल दिया, बोलते नहीं हम ये काम नहीं करेंगे। वैसा मत कीजिए। आप नए हो, सीख रहे हो, वो एक्सेल में क्या दिया है, PPT में क्या बना रहे हो आप, वो पढ़ लीजिए, उसके ऊपर सवाल कीजिए। क्योंकि मतलब मैंने एक देखा है, इंडस्ट्री में आप जाओगे, मतलब जॉब करोगे ना, आपको 2 ही चीज़ें आपको आगे रखेगी। एक तो आपकी क्यूरियोसिटी एंड एक आपका स्किल सेट। फिर भी कैसे ना, स्किल सेट भी चलो आपको कोई चीज़ आ नहीं रही है, बट आपके पास अगर वो जानने की क्यूरियोसिटी होगी ना, आप काफ़ी आगे तक जाओगे। कि मेरा भी ऐसा हुआ कि मुझे कुछ चीज़ें पता नहीं थी, बट मैं उतना ही बोलता था कि नहीं आप मुझे इसका बेसिक मालूम है, बट आप मुझे बता दीजिए, मैं आप पूरा सीखने के लिए तैयार हूँ। आप मुझे कुछ तो भेज दीजिए, मैं पढ़ के समझ लेता हूँ, आपको भी पूछ लेता हूँ। तो क्यूरियोसिटी काफ़ी ज़रूरी है, क्यूरियोसिटी एंड स्किल सेट तो थोड़ा बहुत आपको कॉलेज से ही डेवलप करना है। वो अब अभी मैंने जैसे बताया, आपने वो नोट डाउन किया होगा तो आप जान लोगे वो। एंड क्यूरियोसिटी कभी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्यूरियोसिटी होगी ना, आप में वो एंथुजियाज़म आता है अंदर से, एंड वो एंथुजियाज़म ही बहुत बार जो हायर करने के लिए लोग आते हैं वो देखते हैं आप कितने अच्छे से बोल पा रहे हो, आपका एंथुजियाज़म कितना है, कि क्यूरियोसिटी कितनी है। उनके पास अलग अलग ट्रिक्स होते हैं जिससे वो लोग बस एक इंटरव्यू में वो जान लेते हैं। अलग अलग वो उनके होते हैं पैरामीटर जिसमें वो इवेलुएट करते हैं। तो वही है। तो मैं यही कहूँगा कि सॉफ्ट स्किल्स डेवलप कीजिए। लाइक सबसे पहले तो अच्छा ब्रांच एंड अच्छा कॉलेज चूज़ कर लीजिए, अच्छा खासा रिसर्च कीजिए उसके ऊपर, क्योंकि ये बड़ा डिसीजन है काफ़ी। मैं फिर से वही बोल रहा हूँ, बट एक लाइफ का काफ़ी बड़ा डिसीजन है। आपको अगले 30-40 साल आपको अफेक्ट करने वाला है, ठीक है? क्योंकि आप प्रॉब्ली इस फील्ड में बहुत साल रहोगे। मे बी अगर आपने MBA वगैरह कर लिया, कुछ वैसा कर लिया, फिर किसी और पूरी तरह से कम्प्लीटली न्यू फील्ड में चले गए, अनलेस दैट हैपन्स, आपको यही अगला अगला यही आपका जो फील्ड है वो आपको अगले 30-40 साल तक रहने वाला है। तो ये काफ़ी बड़ा डिसीजन है। इसके लिए अच्छा खासा रिसर्च कीजिए, अच्छे चॉइसेस कीजिए, जान लीजिए चीज़ें। फिर आप उसको होने के बाद फिर फाइनली अच्छा कॉलेज, अच्छी ब्रांच ले लेना। फिर उसके बाद जैसे मैंने कहा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स थे मेरे, आप जान लीजिए आपका एक नेचुरल लाइकिंग किस सब्जेक्ट के लिए, या फिर आप किस सब्जेक्ट में अच्छे हो। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो सब्जेक्ट पसंद है उसमें आप नेसेसरीली अच्छे रहोगे।
तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, बट एक आपको अंदर से समझना चाहिए कि नहीं, आई एम गुड एट दिस बट आई लाइक दिस, बट इफ़ आई एम गुड एट दिस देन आई शुड डू दैट प्रोबेबली, ठीक है। तो उस तरह का भी सोच रखे। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपके फैकल्टी से बात कीजिए, आपके पेरेंट्स से बात कीजिए। हमेशा गाइडेंस के लिए आप टीचर्स के पास जा सकते हो, कोई टीचर कभी ना नहीं कहता, ठीक है। बट अभी आपके पास ऐसी कोई दिक्कत है तो आप बोला बोला कीजिएगा ना, क्योंकि कोई ऐसा सामने से आकर आपको कोई पूछेगा नहीं। वही सेम चीज़ है, ऑफिस में भी आपको कुछ पता नहीं, आप जब तक जाके पूछोगे नहीं कोई आपको बताएगा नहीं। वो क्यूरियोसिटी, एंथुजियाज्म सब आपके अंदर से आना चाहिए कि नहीं मुझे जानना है, मुझे आता नहीं मुझे जानना है, मुझे दिक्कत आ रही है मुझे जानना है, ठीक है। सो वही है। तो कॉलेज में जाके सॉफ्ट स्किल डेवलप कीजिए, थोड़े टेक्निकल स्किल्स डेवलप कीजिए। सॉफ्ट स्किल में मेनली स्पीकिंग, बहुत लोगों को बोलना नहीं आता। सो इंटरव्यू में जाते हैं या फिर इंटरव्यू के पहले जो बाकी बाकी स्पीकिंग राउंड्स भी होती है जिसमें आपके सॉफ्ट स्किल्स देखे जाते हैं, उसमें बहुत लोगों को बोलना नहीं आता। अगर आप स्पेशली वीक हो तो कोई कोर्सेज कीजिए। अगर आप कॉलेज में जाके किसी टाइप के इवेंट में पार्टिसिपेट करते हो, वहाँ पे अगर वो स्किल डेवलप हो रहा है फिर और पॉलिश हो रहा है तो वही सही। सॉफ्ट स्किल हो गए, टेक्निकल स्किल्स, कैड सॉफ्टवेयर, एनालिसिस सॉफ्टवेयर, उसमें एक रहेगा। इवन मैटलैब करके भी एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। वो जनरली बहुत सारे कॉलेजेस में मैटलैब यूज़ होता है, वो भी अच्छे से सीख लो, वो भी काफ़ी यूज़फुल टूल है, ठीक है। वो सब हो गया। फिर हमने बेसिक ऑफिस टूल्स जो है जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ये 3 तो कम से कम अच्छे से सीख के जाइए। उसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, बट आई थिंक सो कॉलेज फ्रेशर से वो लोग आई थिंक सो इसके अलावा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तो वो भी कर लीजिए। एंड देन उसके बाद फाइनली इंटर्नशिप्स एंड प्रोजेक्ट्स। सो या वो भी एक मेन चीज़ है, क्योंकि फाइनली आप जब तक फाइनल ईयर में आते हो आपका एक रेज्यूमे अच्छा खासा जब बिल्ड हो जाएगा ना, तो वो काफ़ी इजीली स्टैंड आउट होता है। आप एक बार टेस्ट क्लियर कर लोगे, आपका रेज्यूमे जब देखा जाएगा, आप जैसे अलग अलग लेवल्स क्लियर करते फाइनल इंटरव्यू राउंड में जाओगे तो आपका रेज्यूमे में से ही पूछा जाती है चीज़ें कि आपने ये लिखा, आपको ये आता है, आपने ये लिखा, आपको ये आता है, ये बताइए, वो बताइए, ठीक है। सो एक ऑलराउंड, क्या बोलते हैं, एक ऑलराउंड डेवलप पर्सन दिखना चाहिए। नहीं, इसे सॉफ्ट स्किल भी आते हैं, इसको टेक्निकल भी पता है, थियोरी भी अच्छा है। तो ये सब करके जब आपका कंप्लीट पैकेज जो कहते हैं हम, जब वो मिलेगा तभी फिर आपका सिलेक्शन होगा। जैसे कि हम भी आजकल फ़ोन में हर तरह का फीचर चाहते हैं, वैसे हर इंटरव्यू भी उनके कैंडिडेट में हर तरह का फीचर आता है, एकदम सीधी भाषा में कहे तो हाँ, ये रहा मेरा एक्सपीरियंस, मेरे इनपुट्स, मेरे लेसन्स लर्न। सो अभी Q&A का टाइम है, सो कोई भी सवाल हो तो पूछिए। ओके, एक क्वेश्चन है, फॉर मैकेनिकल ब्रांच इज़ इट नेसेसरी ड्राइंग अच्छा हो? तो सी मैकेनिकल में जो हम इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, एंड हम ना जो अभी आई एम गेसिंग ये बाय ड्राइंग ही मीन्स जो स्कूल लेवल में हम आर्टिस्टिक ड्राइंग करते थे, आई एम गेसिंग जिसने भी सवाल पूछा उनको ये जानना है। तो वो नहीं, वो काफ़ी अलग है। आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग में काफ़ी फ़र्क है। इन इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम जनरली हमारे पास अलग अलग टाइप के टूल्स होते हैं, बट हाँ, इंजीनियरिंग ड्राइंग में विजुअलाइजेशन बहुत नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि मैंने जो देखा है बहुत सारे लोगों को वो कोई पार्ट दिया है जिसका ड्राइंग बनाना है, उसको विजुअलाइज करना अलग अलग व्यूज से काफ़ी डिफिकल्ट पड़ता था। तो वो थोड़ा स्किल डेवलप करने के लिए उन्होंने थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिस की उस सब्जेक्ट की। बट हाँ, आर्टिस्टिक ड्राइंग जो हमने स्कूल लेवल तक किया एंड इंजीनियरिंग में जो ड्राइंग है वो काफ़ी अलग है। एंड नहीं, मैं भी उस आर्टिस्टिक ड्राइंग में इतना अच्छा नहीं था, बट मेरा इंजीनियरिंग ड्राइंग काफ़ी अच्छा बनता था। तो उसमें मेन चीज़ थी विजुअलाइजेशन एंड देन स्पीड, क्योंकि क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम लिमिट होता है फाइनली। सो आपका विजुअलाइजेशन जितना स्ट्रांग है ना, कितना क्विकली जो गिवन स्केल एंड बाकी सब टूल्स है वो यूज़ कर सकते हो, उससे आपका ड्राइंग फट से बन जाएगा। सो या आई थिंक सो, अगर इफ़ दिस आंसर्स योर क्वेश्चन में भी कुछ थम्स अप या फिर कुछ डाल सकते हो चैट में, या फिर कुछ और बड़ा सा लगा तो। एंड या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कोर ब्रांच से सॉफ्टवेयर फील्ड में जा सकते का? यस, यू कैन गो इनटू द सॉफ्टवेयर फील्ड फ्रॉम कोर ब्रांच, बट उसमें दिक्कत यही है कि आप ऑलरेडी बहुत लोगों से compete कर रहे हो।
क्योंकि सॉफ्टवेयर फील्ड लाइक CS साइड जाने वाले CS ब्रांच के भी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के भी होते हैं। एंड जनरली होता है ऐसे, CS वाले तो पहले से ही वो पढ़ रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को भी काफ़ी हद तक कोडिंग साइड का पढ़ाया जाता है। सो फॉर समवन फ्रॉम कोर ब्रांच लाइक मैकेनिकल, मैन्युफैक्चरिंग समथिंग करने वाले करते, बट देन आपको उसका प्लानिंग स्टार्टिंग से ही करके उस डायरेक्शन में आपको करना है। क्योंकि मेरे इवन जो CS के भी फ्रेंड्स थे वो फुल टाइम बस कोडिंग ही किया करते थे। उनका कॉलेज का छोड़ के उसके अलावा वो लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते थे, अलग अलग टाइप के कोडिंग्स, फिर डेटाबेस मैनेजमेंट एंड बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो ये आपको स्टार्ट से करना पड़ेगा फ्रॉम इफ़ यू वांट टू गो थ्रू अ कोर ब्रांच। इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट काफ़ी आपको एडिशनल एफर्ट्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि कोर ब्रांच इटसेल्फ में भी बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए होती है। एंड बहुत बार होता है ऐसे है ना फिर कि जो लोग सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हैं कोर ब्रांच में से, उनका होता है ऐसे है कि कभी कभी आधी अधूरी मेहनत करते हैं, फिर ना सॉफ्टवेयर में जा पाते हैं ना फिर कोर ब्रांच में, फिर मतलब फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल है तो मैकेनिकल की कंपनी में अप्लाई करने के लिए भी सफिशेंट स्किल सेट होता नहीं है। तो आप करने के लिए कर सकते हो, बट आई विल सजेस्ट कि इसका थरो प्लानिंग करके फिर ही ये डिसीजन लीजिए कि नहीं मैं मैकेनिकल ले रहा हूँ बट मुझे CS वगैरह CS IT साइड जाना है एंड उससे रिलेवेंट स्किल्स जो है वो मैं स्टार्टिंग से सीखना चालू कर लूँ। सो येस, यू कैन एब्सोल्युटली गो फ्रॉम कोर ब्रांच टू सॉफ्टवेयर फील्ड, बट उसके चैलेंजेस जो है वो आप मैंने जैसे बताया वो भी है। अगर आप किसी को जानते हो जिन्होंने ऑलरेडी ये किया है तो उनसे भी आप बात करके जान सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोटिक्स ऑटोमेशन का मैकेनिकल ब्रांच में स्कोप। सो रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन मैकेनिकल कोर मैकेनिकल फील्ड से काफ़ी अलग है ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ाया जाता है, थोड़ा बहुत मशीन्स का डिज़ाइन लेवल पे भी पढ़ाया जाता है, बट उसका बहुत स्पेसिफिक चीज़ें जो मैकेनिकल में वही उधर उठा के डाली गई है जो बस रोबोटिक्स ऑटोमेशन के लिए नेसेसरी है। उसमें कुछ पार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आता है, ठीक है। सो डिटेल्स अराउंड करिकुलम वाइज देखें तो मैंने जैसा अभी कहा कि इसमें बहुत सारे फील्ड से अलग अलग इससे आते हैं, ठीक है। अभी रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का कोर्स मैन्युफैक्चरिंग वालों को भी पढ़ाया जाता है, क्योंकि उनके यहाँ पे अभी मेन एप्लीकेशन चल रहे हैं फैक्ट्री ऑटोमेशन में, तो उधर उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल डिज़ाइन एंड कुछ हाई लेवल सब्जेक्ट्स जो मैकेनिकल के कोर फील्ड में नहीं पढ़ाए जाते, जो जनरली मास्टर्स लेवल पे पढ़ाए जाते, वो सब का कॉम्बिनेशन करके ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स फील्ड का बनता है। सो मैकेनिकल ब्रांच में से अगर आपको उस साइड जाना है तो आप वो कर सकते हैं, तो दैट यू विल हैव टू डू एट एन MTech और MS लेवल। बट हाँ, अगर आपको BTech लेवल में ही करना है तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आता है। तो इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन COEP में अभी उन्होंने नई ब्रांच चालू की है, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर उसमें करिकुलम वाइज इसके अलावा और भी क्या चीज़ है, बट एकदम हाई लेवल ओवरव्यू ले तो आपको रोबोटिक्स वगैरह साइड में आप जाओगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा बहुत उसका डिज़ाइन एंड एप्लीकेशन, सो मैन्युफैक्चरिंग साइड, ये सब का कंप्लीट इसमें से जो नेसेसरी है वो लेके उसका कोर्स डिज़ाइन किया जाता है। तो हाँ, मैकेट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन होता है। आई विल सजेस्ट कि इफ़ पॉसिबल गो थ्रू दी कोर ब्रांच बहुत जगह पे, क्योंकि फिर अगर आप मैकेट्रॉनिक्स डायरेक्टली कर रहे हो ना तो आपको होता है ऐसे कि आप पहले से उसमें गए हो एंड उसका आपका बाकी नॉलेज थोड़ा कम पड़ सकता है कि किसी ने मैकेनिकल किया जिसको मैकेनिकल का पूरा अंदाज़ा है, सो ही नोज ऑल अबाउट द मैकेनिकल साइड एंड देन इफ़ इज़ गोइंग इनटू मैकेट्रॉनिक्स जस्ट लाइक टू लर्न द अदर साइड। अब अगर डायरेक्टली जाओगे उसमें तो बहुत बार होता है कि आपको दोनों चीज़ें साथ में आती हैं एंड डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट कुछ लोग होते हैं, अभी मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे जिनको बहुत इंटरेस्ट था मैकेट्रॉनिक्स में, उन्होंने डायरेक्टली मैकेट्रॉनिक्स किया, बट फिर उसमें कैसा है ना, एक बस ब्रांच लेने के लिए ना लेके उसमें इंटरेस्ट था इसलिए गए, तो दे गेव इट देयर 100%। कुछ लोग होते कि नहीं ये ब्रांच मिल रही है करके ले लेते, फिर जो होगा देखा जाएगा जो होगा वो देखा जाएगा। उस अगर माइंडसेट से आप किसी स्पेशलाइज फील्ड में जाओगे ना, जैसे मैकेट्रॉनिक्स हो गया, तो काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है। सो आई सजेस्ट कि इंटरेस्ट वाइज जाओ, या फिर अगर आप वो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए तैयार हो कि नहीं मेरा अभी किसी भी फील्ड के बारे में इतना लाइकिंग नहीं, आई एम न्यूट्रल, then also it's fine. But if you are just going with the mindset कि mechatronics है, इन ट्रेंड है, चले जाते हैं देखते क्या होता है, it may become difficult. So उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक सो, क्या इंटर्नशिप इजीली अवेलेबल है? सो या, इज इंटर्नशिप इजीली अवेलेबल? फ्रैंकली द आंसर इज़ नो, क्योंकि हमारे टाइम पे भी हमारे कॉलेज में मैकेनिकल के लिए सबको इंटर्नशिप्स नहीं मिली थी। कुछ लोगों ने प्रोजेक्ट्स किए थे, कुछ लोगों ने कुछ नहीं किया था, ठीक है।
सो वही जो मैंने कहा, आपको अगर स्टैंड आउट होना है तो मैंने जो चीज़ें आपको बताई, स्किल्स डेवलप करना, वो बहुत नेसेसरी है, ठीक है। क्योंकि अभी जनरली होता है ऐसे कि इंटर्नशिप्स के टाइम टेस्ट जनरली ली नहीं जाती, आपका जीपीए वाइज शॉर्ट लिस्टिंग होता है, ठीक है। एटलीस्ट मेरे टाइम में तो वैसा था। कुछ कंपनीज टेस्ट भी लिया करती है, तो वो भी होता है। सो उस पॉइंट पे आपका थियरी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, क्योंकि अगर आपका जीपीए अच्छा, अगर आपका सीजीपीए जो हमको कॉलेज में स्कोरिंग जीपीए में होता है, सीजीपीए में, तो अगर वो आपका अच्छा कर आपको रखना है तो आपको थियरी अच्छे से आनी ज़रूरी है। तो वो एक होता है पार्ट। एंड अगर आपका थियरी अच्छा है तो आपका टेस्ट भी अच्छा जाएगा, क्योंकि टेस्ट में मेनली आप जो पढ़े रहते हो, जनरली जो इंटर्नशिप के लिए टेस्ट जनरली होती नहीं है, बट हुई तो भी आपका सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर में जो पढ़ाया जाता है उससे रिलेटेड ही होते हैं। एंड फोर्थ ईयर में भी जब आप प्लेसमेंट के लिए टेस्ट दोगे तो वो फोर्थ ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर उसका ही सिलेबस होता है। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं आता, आपने जो ऑलरेडी पढ़ा है वही सब चीज़ें पूछी जाती है, बस सारी चीज़ें साथ में आती है। आप अलग अलग पेपर लोगे, हीट ट्रांसफ़र का अलग पेपर लिखा, डिज़ाइन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम का पेपर अलग है, अभी सारे क्वेश्चन साथ में आएंगे। बट हाँ, इंटर्नशिप्स इजीली अवेलेबल है कि नहीं, द फ्रैंक आंसर इज़ नो, क्योंकि अभी बहुत सारी कंपनीज इंटर्नशिप्स नहीं ऑफ़र करती है, या फिर आपको खुद से भी ढूंढनी पड़ती है। सो कॉलेज गाइडेंस वाइज मिलती है गाइडेंस, बट आई सजेस्ट कि आप आपके सीनियर्स से बात करो। उस रिस्पेक्ट में आपके सीनियर्स आप कॉलेज में ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे, ठीक है। फैकल्टी से भी बात करो, बट आई से कि सीनियर्स आपको ज़्यादा गाइडेंस दे सकते हैं। एंड जब इंटर्नशिप्स का पीरियड चालू होता है ना, आप बाहर से भी ढूंढना चालू कर सकते हैं, लिंक्डइन वगैरह, या फिर और भी अलग अलग पोर्टल्स होते हैं खुद के इस पे, या फिर इवन एक बहुत मेन पॉइंट जो एक था कि आप बहुत सारे कंपनीज कॉम्पिटिशन्स भी ऑर्गेनाइज करती है कॉलेज में, आप उसमें भी पार्टिसिपेट किया कीजिए। कि बहुत सारी कंपनीज फिर जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको स्पेशल प्रेफरेंस देते हैं इंटर्नशिप के टाइम, या फिर अगर वो जीत जाते तो उनको आई थिंक सो डायरेक्ट इंटर्नशिप या फिर जॉब प्रेफरेंस भी, लाइक इंटर्नशिप तो जनरली दे देते हैं, एंड जॉब के लिए भी फिर इंटरव्यू राउंड तक वो लोग चले जाते हैं, ठीक है। सो या फ्रैंक आंसर बीइंग नो, बट कॉलेज से गाइडेंस मिलती है काफ़ी। आई थिंक सो होपफुली वो आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि जिस किसने भी सवाल पूछा है उन्होंने ऐसा कहा कि उनका स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, वो न्यूट्रल है अबाउट चूजिंग द ब्रांच। सो कोर ब्रांच लेना बेटर या नॉन कोर ब्रांच। सो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट सवाल है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल हो देन आई सजेस्ट कि आपके स्कोर के लिए आपको जो बेस्ट ब्रांच मिल रही है, बेस्ट कॉलेज में, आप वो चूज़ करें। सो दैट विल डिपेंड कि आपका स्कोर कितना है, क्या है, उस हिसाब से आपको कोर या फिर नॉन कोर ब्रांच मिल जाएगी। बट आप वो डिसीजन लेते टाइम उस ब्रांच का जो स्कोप है, या फिर उस ब्रांच में अभी करंटली क्या ऑन गोइंग है, वो भी थोड़ा जान लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको जो ब्रांच मिल रही है वो एकदम बेस्ट चॉइस आपके लिए निकले, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अभी अगर आपका स्कोर ऐसा है कि जिसमें आपको समझो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रहा है, सो इज़ इट बेटर टू गो इनटू इलेक्ट्रॉनिक्स, इज़ इट बेटर टू गो इनटू इलेक्ट्रिकल। बस आप पैसा मत देखिए, थोड़ा एक ब्रॉड लेवल ओवरव्यू भी लीजिए उस ब्रांच का, कि उसमें पढ़ाते क्या है क्या वो क्या। एंड अभी आपने कहा कि आपको कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट नहीं है, बट अभी आपने जो 11-12 का पढ़ाई किया तो उसमें से भी आपको एक इंटरेस्टिंग अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि नहीं, मुझे ये टॉपिक ज़्यादा ईजी लगता है एज़ कम्पेयर टू समथिंग एल्स। तो अभी मेरे एक्सपीरियंस में मैं बताऊँ तो मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिकल जो सर्किट सॉल्व करते थे वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। सो आई न्यू कि इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक साइड मेरे लिए नहीं था, ठीक है। मैं मेजरली फिजिक्स का जो न्यूटोनियन साइड था, लाइक लॉज ऑफ मोशन एंड काइनेटिक्स, उसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। सो मे बी दैट कैन हेल्प इन योर डिसीजन मेकिंग वाइल चूजिंग द ब्रांच। क्योंकि अगर आपको उस साइड में चीज़ें नहीं पसंद है तो आई सजेस्ट कि आप वो साइड अवॉइड कीजिए। अभी आपने 12th की एग्ज़ाम दी तो उसमें जो मे बी आपको अगर CS साइड आप अगर सोच रहे हो तो उस टाइम भी आपने को बाईफोकल सब्जेक्ट्स में CS वगैरह था, तो उसमें मुझे अगर आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, कितना लेवल तक इंटरेस्ट था, वो आप थोड़ा समझ के फिर ये डिसीजन आपके लिए आसान होगा। कि हाँ, क्योंकि जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट किया कि डायरेक्टली आपको स्कोर के हिसाब से जो ब्रांच मिल रही है, दैट इज़ वन पॉइंट, बट एट द सेम टाइम आपने जो 11-12 में पढ़ाई की उससे आपका लाइकिंग किस डायरेक्शन में था, फिर कौन सा सब्जेक्ट को आसान जा रहा था, वो भी ज़रा आप देख लीजिए। तो आई थिंक इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको फील्ड चूज़ करना ज़्यादा आसान पड़ेगा। क्योंकि फाइनली अगर आप 11-12 में आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं था, बट डायरेक्टली अगर आप जाके कॉलेज में उसमें एडमिशन लिए एंड फिर अगर आपको वो डिफ़िकल्टी वहाँ भी कंटिन्यू हो गई, तो फिर आप उसको यू कैन रिवर्स दैट डिसीजन। तो आई थिंक सो ये दोनों चीज़ें का कॉम्बिनेशन करके आप सोचिए, एंड आई थिंक सो आप बेस्ट चॉइस कर पाओगे।
सो मैकेनिकल, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैकेनिकल ब्रांच। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर मैकेनिकल ब्रांच कंसिडर कर रहे हैं तो कॉलेज प्रेफरेंस कौन सा करे विद रिस्पेक्ट टू प्लेसमेंट्स, फैकल्टीज, कंपनीज एक्सेट्रा। सो मतलब क्या क्या हम प्रेफरेंसेस कैसे ऑर्गेनाइज करें, ये क्वेश्चन है आई एम गेसिंग। तो हाँ, सो देखने जाए तो आई थिंक सो प्लेसमेंट रिकॉर्ड एंड कॉलेज का रैंकिंग, आई थिंक सो ये दो चीज़ें बहुत मेजर होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉलेजेस में आपको बहुत सारी चीज़ें, ये एक और बात मैं कहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारी चीज़ें आपको खुद से ही सीखनी है, खुद से ही करनी है। ठीक है, कॉलेज आपको एक बेसिक लेवल तक बता देता है कि ये है, ये है, ये है, बट अभी उसमें आप कितना एक्सप्लोर करते हो वो आप पे है। ठीक है, सो आई थिंक सो थोड़ा प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी देखिए, कॉलेज का रैंकिंग भी देखिए। जनरली होता है ऐसे कि अच्छा रैंकिंग का कॉलेज है तो कंपनी जनरली वहाँ पे विजिट करती ही है। मे बी पिछले साल 10 कम, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 से ज़्यादा कंपनी, बट समझो 10 कंपनी है, मे बी ये साल 8 कंपनी आए, फिर 7 कंपनी है। बट हाँ, अगर हाई रैंकिंग कॉलेज है तो वो 7-8 कंपनी गारंटीड होती ही है। ठीक है, सो आई थिंक सो आई सजेस्ट कि आप प्लेसमेंट रिकॉर्ड देखिए एंड कॉलेज की रैंकिंग देखिए। कंपनी प्रेफर्ड कॉलेजेस जनरली कैसा होता है, कंपनी प्रेफर्ड मतलब कोई कंपनी कॉलेज को तभी प्रेफर करती है जब उन्होंने उस कॉलेज को लाइक कोई तरह का सपोर्ट दिया हो, कोई लैब्स हो या फिर ऐसा। अभी COEP में आप मैकेनिकल में देखोगे तो वहाँ का बिल्डिंग का बहुत सारा चीज़ें बजाज ने स्पॉन्सर किया, तो बजाज जनरली कम्स टू COEP। ठीक है, तो उस तरह के प्रेफरेंसेस होते हैं, बट जनरली वो एक या फिर दो कंपनीज होती है, उससे ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, क्योंकि जनरली एक ब्रांच के लिए एक या फिर दो कंपनीज ही जनरली लैब्स वगैरह सेटअप करने के लिए हेल्प करती है, जिससे फिर उनको प्रेफरेंस मिलता है। या फिर जो कॉलेज को फंडिंग आती है कंपनीज से, वो एक या फिर दो कंपनीज पर ब्रांच में कह रहा हूँ। ओके, फॉर अ गिवन ब्रांच जनरली एक या फिर दो ही होती है, तो एज सच इतना प्रेफरेंस नहीं होता। बट हाँ, कुछ कंपनीज होती है कि जो सिलेक्ट कॉलेजेस में जाती है तो वो अलग तरह का प्रेफरेंस होता है कि वो मे बी स्टेट लेवल के 2 कॉलेज में टॉप 2 या फिर 3 कॉलेज में जाते हैं, वैसे होते हैं, बट वो कंपनी साइड से फ़िल्टर होते हैं। बट हाँ, कंपनी प्रेफर्ड कॉलेजेस ऐसे देखने जाए तो कम होते हैं। जनरली अगर लोकल टैलेंट ही लेना हो तो फिर जो वहाँ की कंपनी जनरली वो उसी एरिया में विजिट करती है। तो अभी अगर COEP का देखना है तो बहुत सारे जो पुणे में ऑटोमोटिव एंड मैकेनिकल कंपनीज थी उन्होंने विजिट किया था, बट वो पुणे के सारे कॉलेज में जाते हैं। कुछ कंपनीज बाहर से भी आई थी, वैसे भी थी। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि ऐसा कोई प्रेफरेंस होता है। फाइनली वो कंपनी पे, कंपनी को कहाँ से टैलेंट लेना है, या फिर उनको कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है इसलिए वो किसी कॉलेज में जा रहे हैं। ठीक है, फैकल्टी वाइज देखने जाए तो आई सजेस्ट कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर फैकल्टी के अंडर प्रोजेक्ट करना है, बट जनरली आई वांट से कि बीटेक का ब्रांच का फिर कॉलेज का चॉइस उस पॉइंट पे से ले ले। आप अगर प्रोजेक्ट करना चाहते तो आप कॉलेज के बाहर कभी भी कर सकते हो, जनरली इंटर्नशिप टाइम में अलाउड होता है, या फिर आप 6 सेमेस्टर में जब आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है तभी आप कर सकते हो। तो आप कॉलेज के बाहर भी कर सकते हो, कुछ कॉलेज में अलाउड है, कुछ कॉलेज में नहीं होता। ठीक है, बट आई सजेस्ट कि मेन 2 पैरामीटर जो आप देखने चाहिए वो कॉलेज की रैंकिंग एंड कॉलेज का प्लेसमेंट, ये होना चाहिए। एंड आई सजेस्ट कि जस्ट डोंट गो आफ्टर दी मनी कि इस कॉलेज में इतना पैसा, इस टॉप ये इतना मिला है। आई थिंक सो आप मीडियन देखिए, क्योंकि बहुत बार होता है कि एक कोई तो कंपनी आती है वो बहुत पैसा देती है। ठीक है, तो किसी एक कॉलेज में होगा बट उसका मीडियन देखने तो बहुत नीचे होता है। ठीक है, सो आई सजेस्ट कि मीडियन पैकेज कितना है वो आप देख के जाइए। ठीक है, आई थिंक सो आई हैव आंसर्ड दैट क्वेश्चन। सो एनी मोर क्वेश्चंस? सजेस्ट कॉलेज लिस्ट अकॉर्डिंगली। तो अभी कॉलेज लिस्ट अभी बहुत सारी चीज़ों पे वो डिपेंड करता है। इट्स नॉट कि मैं डायरेक्टली इसका आंसर अभी दे सकता हूँ। अभी देखना है तो टॉप कॉलेज अभी COEP, SOL सेट COEP डायरेक्टली, बट इसमें और भी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। स्कोर क्या है, पॉसिबिलिटी कि कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको, ये थोड़ा आपको खुद भी रिसर्च करना होगा, सर से बात करके फिर आप इसका डिसीजन ले सकते हैं। सो मेरे टाइम पे मेरा स्कोर देखते हुए मेरा लिस्ट में माई कॉलेज वेयर COEP VJTI एंड मैंने इसका वालचंद डाला था। ओके, बट ये मेरे लिए था क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें भी पढ़ी थी उन कॉलेजेस के बारे में। उस टाइम पे COEP टॉप पे था, आई थिंक सो अभी भी है, एंड अभी COEP यूनिवर्सिटी भी बन गया, तो आप वो भी इनटू कंसिडरेशन लीजिए क्या चीज़ें चेंज होगी या फिर हो गई है ऑलरेडी। ठीक है, आई थिंक सो वो आपको डिसीजन लेना होगा। आई थिंक सो मैं अगर आपको सारी चीज़ें बता दूँ ऐसे तो फिर मे बी मेरा थोड़ा नॉलेज पुराना है इस रिस्पेक्ट में कि कॉलेज में क्या हो रहा है क्या नहीं, मुझे भी 1 साल हो गया। तो आई थिंक सो थोड़ा भी जो लोग
ऑलरेडी जो सीनियर्स है जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं आप उनसे थोड़ा एडवाइस लीजिए, आप उनको कांटेक्ट कीजिए। तो आई थिंक सो वो आप जान लेंगे तो आपका डिसीजन और परफेक्ट होगा। एनी मोर क्वेश्चंस? फॉर सेम ब्रांच इज VJTI बेटर और COEP बेटर? सो अभी रैंकिंग वाइज देखे तो आई थिंक सो COEP अभी भी नंबर 1 पे है, बट आई थिंक सो आप ब्रांच वाइज परफॉर्मेंस फिर ब्रांच वाइज प्लेसमेंट देख लो। जनरली आई सजेस्ट कि COEP एंड VJTI में दोनों में देखना है तो प्लेसमेंट वाइज काफ़ी अच्छा सीनरियो है, सो आई सजेस्ट गो फॉर COEP, बट स्टिल आप प्रीवियस ईयर का एक बार आप डेटा कंपेयर करके देख लो कोई स्पेसिफिक ब्रांच के लिए यहाँ पे क्या कंपनीज है, वहाँ पे क्या कंपनीज है, वहाँ पे कैसा रिकॉर्ड है, यहाँ पे कैसा रिकॉर्ड है। फाइनली एक्सपोजर आपको दोनों कॉलेज में अच्छा मिलेगा, दोनों टॉप कॉलेजेस है, तो इट्स नॉट लाइक कि ये मैं कह रहा हूँ तो यही ले लो। आई सजेस्ट कि आप खुद भी देख लो, बट रैंकिंग वाइज देखना है तो आई थिंक COEP वुड बी द बेटर चॉइस, बट स्टिल आप ये रिसर्च कर लो, जस्ट डोंट गो बाय माई वर्ड। एंड इसका बहुत सारा डेटा आपको कॉलेज साइट्स पे ही मिल जाएगा कि प्लेसमेंट कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, वो कैसे हुआ है। कुछ आपके अगर विराज के सीनियर्स हो गए उनसे भी पूछ लीजिए कि सर आपका कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, सिनेरियो क्या है, ऐसा सब। सो एनी मोर क्वेश्चंस? फिर किसी को कोई और डाउट्स जूम मीटिंग पे जो है वो? सो अगर कोई और क्वेश्चंस नहीं होंगे देन आई थिंक सो वील एंड दिस मीटिंग। सो या फाइनली वही, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं जो आगे जाके काफ़ी ज़रूरी पड़ती है। जैसे मैंने कहा, क्यूरियोसिटी, एंथुजियाज़म जो अंदर से आना चाहिए, जिससे आप नई चीज़ें करने के लिए आप विलिंग रहे, तभी आप स्टैंड आउट होते हैं हर जगह। स्किल्स एक पॉइंट तक आपको लेके जाएंगे, बट उसके बाद आपकी क्यूरियोसिटी एंड एंथुजियाज़म ही आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो इसलिए फाइनल मैसेज या फिर फाइनल स्लाइड जो कहेंगे वो यही है, स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग, क्योंकि आगे आपको यही दो चीज़ें जो आपको हमेशा हेल्प करती रहेंगी। आप कभी आपको काम में मज़ा नहीं आ रहा है तो आपको एंथुजियाज़म या फिर आपका मोटिवेशन, आपको अंदर से ही मोटिवेशन है कि नहीं भाई इसमें और भी चीज़ें जो अच्छी है, आई एन्जॉय इट, अब भी थोड़ा बोरिंग काम है, आगे अच्छा काम मिलेगा, ऐसा करके। सेम विद द कॉलेज स्टडीज़ एज वेल। बहुत बार ऐसा होता है कि लगता है यार क्या हम फंस गए यहाँ आगे, ऐसा वैसा, बट थिंग्स इम्प्रूव। थोड़ा एंथुजियाज़म, थोड़ा मोटिवेशन दोनों अंदर से लाओ, यू कीप गेटिंग बेटर। सो स्टे क्यूरियस एंड कीप एक्सप्लोरिंग। एंड या फाइनली थैंक यू। आई होप सबको अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला मुझसे, गुड अच्छे इंसाइट दे पाया मैं। सो या अभी आपको जो ये इन्फॉर्मेशन मिला है उससे होपफुली आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए, जिससे आपका मतलब काइंड ऑफ एक लाइफ डिफाइनिंग डिसीजन है, ठीक है। सो ये रहा, ये सेशन वॉज फॉर M साइड्स ओनली। सो E साइड का सेशन नेक्स्ट वीक में होने वाला है, विच विल कवर CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, सो बेसिकली द सर्किटल ब्रांचेस या फिर E साइड ब्रांचेस जिसे हम कहते हैं। सो आज की M साइड ब्रांचेस थी, ठीक है। सो होपफुली ये सेशन काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा सबके लिए। सो या बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन, किसके भी अभी चॉइस फिलिंग अभी स्टार्ट होंगे। होपफुली आप रिसर्च करके अच्छा लाइक विद गुड इंफॉर्मेशन आप अच्छा डिसीजन ले पाए। एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल फॉर योर करियर्स, फॉर योर इंजीनियरिंग एंड फॉर योर करियर्स।
Yeah, see you all.